Welcome to the another episode of the Human Library. And in the library today, we have one of the biggest tomes that you will find on leadership, management, human relations, etc. We have a person who's got something like 65 years behind him, building an empire which is today valued at about 86,000 crore of rupees. And this person can tell you so much more about how India's economy, industry, FMCG, food, etc. has evolved. And we have with us Mr. Shiv Kishan Ji Agrawal, the oldest of the four brothers of Haldirams, who's going to talk to us today about how he built that empire and then more. बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। और आपसे बहुत सारे लोग उत्सुक हैं अब जानने के लिए कि ये जो पूरा साम्राज्य बना 86,000 करोड़, उसकी वैल्यूएशन जो लास्ट हुई थी, मुझे लगता है जब ये लिस्ट होगा तो ये 1.5 लाख करोड़ के ऊपर ही होगा 100%। तो इसको बनाने में जो आपने प्रारंभ किया, आप पहले थे जो निकले बीकानेर से और शुरुआत की इसकी, तो उसके बारे में और साथ साथ आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बहुत पर्सनल पहलू भी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भुजिया जो है, आपने भी जब बनाना शुरू किया, करीब 300 भुजिया बनाने वाले बीकानेर में ही है। बीकानेर बहुत से, तो 300 से ऊपर, 300 से ज्यादा होंगे। तो हल्दीराम उन सबसे अलग कैसे हो पाया? भाई ये सभी भुजिया बना रहे हैं, वो क्या खासियत थी, क्या खुसूसियत थी हल्दीराम के बारे में जिन्होंने आपको बाकियों से बहुत अलग कर दिया? हल्दीराम जी मेरे दादाजी का नाम है जी, और उन्होंने बचपन से वो बहुत गोरे थे, तो ननियाल वालों ने उनका नाम हल्दी हल्दी रखा। तो हल्दी हल्दी चलते चलते उनका नाम, उन्होंने खुद ने अपने को नाम को हल्दिया बोल दिया और हल्दिया हल्दिया सभी हल्दिया करने लगे। वो हल्दिया मतलब अपने स्कूल जब डाले तो अपना नाम हल्दिया कंदोई लिखा है, हल्दिया कंदोई लिखा। और हल्दिया कंदोई लिखते मतलब उन्होंने मारवाड़ी शिक्षा पढ़ ली और मारवाड़ी में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद जब उनके पिताजी ने बोला अभी भुजिया करना चालू करो, मजदूरी करो, मजदूरी बगैर काम नहीं चलता, तो उन्होंने अपने जीवन में मतलब 10 साल की उम्र में भुजिया बनाना चालू किया था। पहले बीकानेर में जो भुजिया बनती थी वो मोटे टाइप की बनती थी, उंगली टाइप की, छोटी उंगली। अच्छा, कितनी मोटी होती थी? तो उसमें क्या है, गांव खेड़े वाले वो मोटा भुजिया ले आते थे और चलाते थे। हल्दीराम ने क्या किया कि वो उसको एक डिफरेंस बारीक भुजिया बनाने का सोचा कि क्यों नहीं मैं बारीक भुजिया बनाऊं और टेस्ट को बदलूं। तो उन्होंने मोठ की दाल का बेसन किया और उससे भुजिया बनाया। भुजिया बनाने में मेहनत बहुत लगी थी, तो भुजिया इतना स्वाद बना था कि जितने भी वहाँ के लोग बनिए थे वो खुश हो गए कि आज भुजिया तो खाया, तो आज खाया। इतने दिन तो भुजिया नहीं खा रहे थे, लकड़ी खा रहे थे। और वो उन्होंने फिर अपने जीवन में भुजिया बना के लोग जितने भी पैसे वाले हैं वो भी है, उनके नाम से भुजिया बिकने लगा। उनके पिताजी ने क्या है कि वो भुजिया का प्रीमियम लेना चालू कर दिया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। डिमांड बढ़ गई तो कोई आता है बोले हल्दी का भुजिया, हाथ का भुजिया लो, तो उसने बोलता उसका जो 1 आना शेयर बेचते थे उसकी जगह बोलते 2 आना शेयर लगेगा। डबल कर दिया, डबल पैसा लेते। तो मेरे दादाजी हल्दीराम जी बोलते थे कि ऐसा मत करो बाबूजी, ऐसा मत करो। अच्छा। पैसा पूरा ले लो। क्या नहीं, मेरे को ऐसा मेरे को कमाने बैठा हूँ, तुम्हारे जैसे खोने थोड़ी बैठा हूँ। तो बोले जैसा तो आप समझो वैसा करो। तो लोग उनके नाम का भुजिया का 2 आना शेयर भी ऊंचा दे के खाते थे। ऐसा क्रम चलते रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हमारे क्या है कि जो दाल वगैरह बनाते थे, मोठ दाल वगैरह सभी, पहले कुछ कोई जानता नहीं था, घर में तैयार किया हुआ था, तो मोठ दाल वगैरह बनाते थे और करते थे। काम बहुत था, लेडीज लोगों में भी काम बहुत था। लेडीज लोगों का काम आने के बाद में क्या है कि हल्दीराम जी से छोटा भाई एक मोहनलाल जी, वो भी मतलब शादी कर लिया था।
और शादी किया तो उन्होंने बड़े ऊंचे घर में शादी कर लिया था। और ऊंचे घर के शादी होने के बाद में तो ये उनको जो हल्दीराम जी की माँ है वो उनको काम नहीं कराने देती थी कि बड़े घर की है, काम कराएंगे तो समझाना देंगे। अच्छा। तो उसका क्या है कि हमारे फिर हमारी दादी ये उनको देखते भाई वो मतलब ऐसी कौन सी पैसे वाली है जो अपन काम नहीं करती है, काम तो उसको भी करना पड़ेगा, शादी करके क्यों आए, सब बराबर है क्या। तो नहीं ऐसा नहीं, वो कहाँ करेगी नहीं करेगी, ऐसा करके अपने सासू बहू में झगड़ा होना चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। झगड़ा होते होते झगड़ा इतना बढ़ गया था कि झगड़ा होता वो बच्चे होते हैं ना तो और कुछ नहीं हिस्सा आता है, हिस्से में बच्चे लोग हिस्से में आते हैं, बच्चों को मारना चालू कर देते हैं और कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वे माँ ने गुस्से में अपने बेटे को मारा और गुस्सा खा के सामने एक बड़ा सा चौकी था, वहाँ जाके सो गई कि मेरे को अलग होना है। अच्छा। मेरे को अलग होना है, नहीं रहना है इस घर में। अच्छा। तो दादाजी फिर आए कि क्या बात है कि मेरे को घर में नहीं रहना। तो नहीं रहना तो खाएंगे क्या, जो भी खाएंगे खाएंगे, रहना नहीं है। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वो बैठी रही भूखी प्यासी बैठी रही। फिर तीसरे दिन मतलब क्या है, फिर मतलब हमारे पड़ोसी थे वो मतलब हल्दीराम जी को बताया कि भाई ऐसा मत करो, ये जुल्म हो रहा है, तुम अलग हो जाओ। ये रहना नहीं चाहती है, तुम मतलब बहुत जबरदस्ती कैसे रोको। तो बोले मैं क्या करूँ, फिर तुमको अलग हो जाओ। कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और भी नहीं है। तो बोले मेरे पास घर है, तो इसी मोहल्ले में घर था, आ गया घर दे दिया। बोले कि भाड़ा तो होता रहेगा, तुम जाओ तो सही पहले। ठीक है, तो वहाँ गए। अभी गए तो कुछ भी नहीं पैसा था। उस जमाने में क्या है कि भुजिया जो बनाते थे तिल्ली के तेल का बनाते थे। अच्छा। मूंगफली तेल चालू नहीं था। अच्छा। तिल्ली का तेल जो है जो तेली लोग है ना, बैलों की गाड़ी चलाते चलाते तेल निकालते थे। वो दादाजी उस तेल को देखने में बड़ा माहिर थे, अच्छे तेल देख कर लाते थे, कोई कड़वा नहीं हो जाए, तिल कड़वा नहीं आ जाए वो। तो जो तेली जो है उनसे प्यार हो जाता है, दोस्ताना हो जाता है। दोस्ताना हो जाता है। एक तेली ने बोला हल्दिया मेरे को 200 रुपये तुम दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है। वो 5 साल पहले 5 साल पहले। तो बोले ठीक है, 200 रुपये रखो। उस टाइम उसको मालूम पड़ा, जब अलग हुए थे ना, उस टाइम मालूम पड़ा कि हल्दिया अलग हो गया है। तो वो दौड़ता दौड़ता आया कि हल्दिया तुम अलग हो गया, कि हाँ काका अलग हो गया। तो ये 100 रुपये रख ले तुम, अभी 200 दिए थे, 100 ले लो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अल्लाह करेगा तो इस पे बिंदिया चढ़ जाएगी। अरे वाह, ऐसा बोला। वो मुसलमान थे? मुसलमान बोला। अरे वाह, अल्लाह करेगा तो क्या बात है, बिंदिया चढ़ जाएगी। तो दादाजी ने बोला काका मेरे को तो यही बहुत बड़ा है, इस टाइम में मेरे को 100 रुपये दे दिए, बहुत बड़ा है। और 100 रुपये का फिर मार्केट गए, मूंग वगैरह लेके आए थे, मूंग वगैरह लेके आए, दाल वाल बढ़िया बना के दिए, दाल बेच दिए और पैसा कमाया। 2-4 दिन 5 दिन कर्म चलता रहा ऐसा। तो एक रात सोचा कि मैं जो कारीगर आदमी डाले वाले के चक्कर में पड़ूंगा तो मैं आके बढ़ूंगा कैसे। इस सोच कर उन्होंने बोला कि ठीक है, सुबह उठते ही अपने एक उनके जो कलकत्ता में दलाल था, पहले कलकत्ता में कपड़े का ब्लैकिंग होता था। अच्छा। जर्मनी का। अच्छा। अंग्रेजों के उस टाइम वो जो काका जी थे उनके जो शेठ, उनको काका जी बोलते थे। अच्छा। तो बहुत प्यार करते थे हल्दीराम से, क्योंकि भुजिया वुजिया ले जाते थे। तो सुबह सुबह गए तो वो मुंह साफ कर रहे थे। अरे क्यों आया हल्दीराम? कि काका जी एक काम आया हूँ। बोले बोल क्या काम है तेरा? तो काका जी मैं बाप से अलग हो गया हूँ। बाप से अलग होके अब क्या करूँ मैं? मेरे को बोले चाबियाँ संभाल ले। और हल्दीराम जी क्या बहुत ईमानदार आदमी थे।
कि चाबियां संभाल ले, कलकत्ता चढ़ जा। अच्छा। जो बोलेगा वो पगार दे दूंगा तेरे को। कि नहीं काका जी, ऐसा है कि मैं यदि ये इसी में ही रह जाऊंगा, नौकरी, मेरे बच्चे भी नौकरी पैसे में चल जाएंगे, और मैं इसका भुजिया का हुनर जानता हूँ, तो मेरे को तो अपना काम करना दे। बोले तुम अपना काम कर ले फिर। तो बोले बाजार में चिंतामणि मंदिर, वो जैन थे वो तो। अच्छा। चिंतामणि मंदिर बन रहा है, उसमें आप ट्रस्टी हो, उसमें मेरे को एक दुकान दे दो आप। तो जाओ, बोले जो दुकान तू हाथ लगाएगा वही तेरी दुकान तेरी, जो दुकान हाथ लगाएगा वही दुकान तेरी। तो उन्होंने बाजार में आके एक ऐसी दुकान लिया उन्होंने कि ये दे देते हैं, अच्छी दुकान है, पहली दुकान है लिया। और जाके बोला कि पहली दुकान में दे ले। बोले ठीक है। तो बोले एक और इजाजत दे दो, आप चेयरमैन हो, उसमें थोड़ा चूल्हा लगा लेता हूँ तो भुजिया बना दूंगा। कि लगा ले, मैं संभाल लूंगा। उन्होंने फिर बाद में मोड़ देख के और भुजिया चालू किया था। रात को 2 बजे आते थे और भुजिया बनाते थे अपनी। रात को 2 बजे आके भुजिया बनाते? 2 बजे भुजिया बनाते थे, मस्ती से भुजिया बनाते थे। और पास में गली थी, उसमें भी उनके दोस्त लोग आ जाते थे, बातें करते रहते थे, भुजिया बनाते रहते थे। तो कोई ग्राहक आ जाता सुबह, तो वो दोस्त लोग होते तो वो वजन करके दे देते थे, और नहीं तो वो हमारे हल्दीराम जी खुद पूछते थे, भाई मैं तो भुजिया बना रहा हूँ, तेरे को भुजिया लेना है? एक पहले कागज से मैं डालते थे, कागज, और घर से वो थैला लेके आता था कपड़े का। बोले एक तकड़ी रही, तकड़ी बोलते थे, तकड़ी और ये बाट, तो जितना लेना ले ले, पैसा डाल दे करते थे। अच्छा, खुद ही अपने आप कर ले? अपने आप कर ले। ओके। और वहाँ ईमानदार थे सब, हाँ पैसा उतना डाल देते थे, कोई गड़बड़ नहीं करते। बोला आपके पिता लड़के लोग क्या कर रहे हैं? क्या लड़के लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई कितने बजे उठते हैं, कोई कितने बजे उठते हैं, कोई अपना। ये समस्या तब से चल रही है? हाँ, तब से। कोई कितने बजे उठते हैं, कोई कितने, मेरा तो मजदूरी करना है। फिर वो 9-1 बजे या करते। दूसरा फिर हमारे बड़े चाचा जी आते थे, फिर वो भुजिया बनाते थे। ऐसा क्रम चलते रहते भुजिया में नाम हो गया उनका। अच्छा। बीकानेर में अच्छा नाम हो गया, खूब चलने लगा। भुजिया की डिमांड थी, जितने बनाते थे उतने खत्म होते थे, खूब फैलता गया, बीकानेर में फैलता गया, आसपास और शहरों में भी फैलता गया। अब भी ये वाला पतला भुजिया हम ही बना रहे थे और कोई नहीं बना रहा था? हाँ, ऐसा ही बात। पतला वाला सिर्फ हम ही बनाया था। अच्छा। और कोई नहीं बनाया था। अच्छा। उन्होंने पहले चालू किया था, उन्होंने बनाया और कोई नहीं बनाया उस टाइम फिर से मोटा ही भुजिया बनता था। अच्छा। तो ऐसा भुजिया चलता रहा। फिर बाद में मतलब लोगों ने बहुत पसंद या डिमांड किया, तो उनको जो जैन लोग थे उनके दोस्त बोले भाई कलकत्ता में काम कर लेना। कलकत्ता की कहानी से पहले 1 मिनट रुकूंगा मैं लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये छोटी सी जो कहानी, थोड़ी लंबी है, छोटी नहीं है, उसमें जो बातें बताई हमें बाबूजी, उसमें कितने सारे मैनेजमेंट के लेसन मिलते हैं हमको। जो शुरुआत होती है किसी अच्छे व्यवसाय की, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट इनोवेशन जिसे हम कहते हैं। बाजार में अगर सब लोग एक जैसी चीज बना रहे हैं तो किसी का नाम नहीं होगा। कोई एक अलग चीज बनाता है, इनोवेट करता है, तो उससे आपकी खुद की आइडेंटिटी, ब्रांड की आइडेंटिटी, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनती है। दूसरा, उसका प्रीमियमाइजेशन। तो प्रोडक्ट एक तो क्वालिटी है और उसके ऊपर प्रीमियम कमांड कर पाना, ये एक दूसरी खासियत। तीसरा, हमको सबसे बड़ा सबक जो अभी मिल रहा है इसमें है राष्ट्रीय एकता का। एक मुसलमान के 100 रुपए से ये साम्राज्य खड़ा हुआ, जिसमें एक जैन ने अपनी आहुति दी, एक दुकान दिलवाई, और एक मारवाड़ी ने अपना हुनर वहां लेके आए, और वहां से ये पूरा साम्राज्य शुरू हुआ। इससे ज्यादा हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है इस देश में? कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो आप बाबूजी बीकानेर से बाहर कैसे निकले? अब तक तो बीकानेर से बाहर क्या, पहले हम जयपुर भी गए थे, जयपुर भी दुकान किया था। अच्छा। जयपुर में उस टाइम भुजिया इतनी चलती नहीं थी, तो वहाँ मिठाई बनाया था, फिर भी वहाँ इतना सक्सेस नहीं हुआ। एक तो तरीका सही नहीं था, एक बेसन दुकान बीकानेर से ले जाना, वहाँ बनाना वो पॉसिबल नहीं था, और जगह भी लिया था तो सही ढंग से सही जगह नहीं। अच्छा। तो 2-1 साल में वो दुकान फिर जयपुर की बंद कर दिया। फिर उनके दोस्त लोगों ने बोला कि तुम कलकत्ता चालू करो ना,
तो बोले कलकत्ता देखूंगा पहले भुजिया बना के, तो फिर बाद में सोचूंगा कि कैसा क्या। तो एक अपने उसके जैन लोगों के उनका दोस्त था, जैन लोग, रामपुरिया, तो उसकी शादी थी घर में, तो उनका खास दोस्त था, तो उनको कलकत्ता ले गए। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि चलो ये मौका है, माँ मैं भुजिया बना के देख लूँगा। तो उन्होंने अपने यहाँ से बीकानेर से आटा वाटा सब मिला मिलू के ले गए थे, लेके कढ़ाई वढ़ाई लेके गए थे, और वहाँ पर एक चूल्हा बना लिया और कढ़ाई रख कर उनको बोले तेल दिलवा दो, तो तेल दिलवा दिया। तेल दिला के उन्होंने अपना वहाँ भुजिया बनाए थे, आटा लेके गए थे, भुजिया बनाया। तो वहाँ के जितने भी जैन लोग थे बहुत प्रशंसा किया था, इतने भुजिया बढ़िया बना है। अब ये कौन से साल की बात है बाबूजी, कौन से साल की बात है ये 50 की। अच्छा 50 की। और हल्दीराम जी ने भुजिया बनाना कौन से वर्ष में शुरू किया था? भुजिया बनाना तो उन्होंने मतलब वैसे तो उन्होंने अपने 12 साल की उम्र में चालू कर दिया था। वो क्या साल रहा होगा, सन कौन सा रहा होगा? वो सन मतलब अंदाज से बताता हूँ। हाँ जी। हम 37 में तो अलग हो गए थे। अच्छा। और उसके पहले जो बनाते थे उनका जन्म 1902 में था। 1902 का था। और 12 साल की उम्र 1914 में ये काम शुरू हुआ था। शुरू कर दिया। 1914 से हम भुजिया बना रहे हैं। बढ़िया। हाँ, तो कलकत्ता में जैनों को बहुत पसंद आया जी। तो फिर बाद में उनको भी जच गया कि अब सब अपन सक्सेस हो जाएंगे। हाँ। तो उनका जो एक जैन था, दोस्त, खास दोस्त जी, उनको बोला कि वो कुछ सफेद गुंडा था, मतलब बनिया होते हुए भी सफेद गुंडा था। अच्छा। वहाँ का कलकत्ते का उसका दोस्त। अच्छा। उसको बोला कि एक जगह दिला दे मेरे को, तो भुजिया चालू कर देता। तो उन्होंने अपनी जो उसके पास जो बाड़ी मतलब रहता था मकान में, उसके बाजू में एक मकान का था, खाली था, बंगाली का। बोले ले ले, पूरा मकान ले ले। फिर इतना बड़ा मकान क्या करूँगा मैं, कि जितना चाहिए ले ले, अच्छा फायदा रहेगा। कि नहीं, इससे मेरे को तो ऊपर की छत दे दो, जो 2-2.5-3 हज़ार फुट की थी, वो दे दो, उतने में काम चला लेंगे। वो छत ले लिया। फिर बीकानेर आए, बोले मैंने छत ले लिया है और काम चालू करना है अपने। तो फिर सोचा कि पहले मतलब 2 लड़कियां थी, एक तो हल्दीराम जी खुद की लड़की थी और एक मेरे पिताजी की लड़की थी। अच्छा। मेरी बहन। हाँ जी। उनकी शादी कर देते हैं, बोले शादी करने के बाद फिर जाते हैं। ठीक। फिर उन्होंने वो शादी वादी कर दिया, फिर बाद में वो गए थे। तो हल्दीराम जी कलकत्ता गए। तो बीकानेर की दुकान कौन देख रहा था फिर? बीकानेर की दुकान तो और भी तो मेरे चाचा थे। अच्छा। चाचा जॉइंट फैमिली थी सब? चाचा, बड़े चाचा थे जी। उसके चाचा गए थे। अच्छा। और मेरे पिताजी गए थे कलकत्ता। अच्छा। तो कलकत्ता गए थे, ये गए थे 53 में। 53 में गए थे। वहाँ भुजिया चालू कर दिया था। भुजिया चालू किया। भुजिया दुकान नहीं थी, वो वहीं पर लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ हल्दिया ने भुजिया बनाना चालू कर दिया। लोग वहीं से ले जाते थे। वो हल्दिया जी खुद अपने आप में एक ब्रांड बन गए थे। हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात आज करते हैं, उस समय किसी इंसान ने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया था। तो ऐसा वहीं से वितरण चालू हो गया। तभी 50-60 किलो 7 किलो बिक लेते थे, अच्छा पैसा आता था, तो वहीं बेजम मस्ती लेते थे। ये फिर बाद में क्या है कि 54 में कला का स्ट्रीट में एक दुकान आई थी। अच्छा। कला का स्ट्रीट में दुकान आई थी, उसको फिर दुकान लिया था। अच्छा। वहाँ पर फिर बोर्ड उन्होंने लगाया था हल्दीराम। पहली बार बोर्ड लगा हल्दीराम। तो पहले हल्दिया था, फिर राम ऐड किया। ये किन्होंने ऐड किया? राम उन्होंने खुद? नहीं, मेरे चाचा ने ऐड किया। आपके चाचा ने ऐड किया। तो हल्दीराम बोले, हल्दिया ठीक नहीं रहता है, हल्दीराम कर दिया। वो कौन सा साल था? वो 54 में पहली बार हल्दीराम ब्रांड एक दुकान पे लगा। 54 में लगा जी। फिर वो दुकान चालू कर दिया था। फिर दादाजी बीकानेर आए, बोले तुम भी चलो, मेरे को बोले तुम भी चलो।
वहाँ कलकत्ता देखो। हाँ हाँ। और उसके मैं बीकानेर में भुजिया बनाना चालू कर दिया था। आपकी क्या उम्र थी बाबूजी उस समय? मैं उस टाइम से मतलब 12 साल की उम्र में। तो आपके यहाँ सब 12 साल से काम शुरू कर देते? क्या है कि मैं 5 साल का था। हाँ हाँ। तो मेरे को मारवाड़ी स्कूल में डाल दिया। ठीक। मारवाड़ी स्कूल में मैंने 1.5 साल में मारवाड़ी पूरी पढ़ लिया जी। मारवाड़ी पढ़ने के बाद में फिर बाद में हिंदी स्कूल में गया जो मेरे मोहल्ले में थी। वहाँ मतलब 5 क्लास तक थे प्राइमरी, वहाँ पढ़ा। फिर 6ठी क्लास में जैन कॉलेज में गया था। वहाँ पर मैं 6ठी क्लास में प्रमोशन हो गया। अरे वाह। तो मेरे को क्या है कि पढ़ाई करना जस्ता नहीं था। खेल मस्ती, खेल कूद, दौड़ना भागना, यही लग रहा था। तो बाबूजी ने बोला कि अब छोड़ो ये बात, दुकान में आना चालू करो। अच्छा। तो उस टाइम से दुकान में जाना चालू हो गया। तो दुकान में क्या था कि मतलब हम खड़े रहते थे तो अंदर से जो मतलब भुजिया की जो परात होती थी, उनको लाके आगे रखना, आगे रखना और उसको फिर खत्म होती है 5-7 किलो खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी परात लाके रखना। और तो कोई आता 5 किलो भुजिया दो, एक टोकरी लेके टोकरी में कागज लगा के उसको बांध के देते थे। ऐसा हमारा बीकानेर में सिस्टम। उस सिस्टम से मैं काम करता था, करवाता था। उस समय भुजिया का रेट क्या हुआ करता था? उस टाइम भुजिया हमारे 8 आना सेर, 10 आना सेर। अच्छा। और शेर में कितने किलो आते हैं? शेर में 930 ग्राम से 930 ग्राम एक शेर। पहले शेर ही था। अच्छा ठीक। किलो तो बाद में बना। हाँ। मेरे को एक चीज बताइए, आपकी कलकत्ता जाने से पहले एक कहानी हमारी छूट गई, जो वहाँ के डूंगर सिंह राजा हुआ करते हैं, महाराजा डूंगर सिंह राजा हमारे बीकानेर में। जी हाँ। उन्होंने पहली बार कहते हैं 1870 में भुजिया बनवाई थी। किसी फंक्शन के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में थोड़ा सा। डूंगर सिंह जी पे तो बहुत पुराने राजा थे। उसके बाद में तो उनके लड़के गंगा सिंह जी हुए थे। अच्छा। उनके बाद में उनके लड़के साधु सिंह जी हुए। नहीं तो एक डूंगर सेव नाम से हमने काम शुरू किया था। डूंगर सेव क्या है? ये इनका मतलब राजा तक पता है डूंगर सिंह जी। पर क्या है कि इन्होंने मतलब किसी को पूछते कि बोले डूंगर सेव भुजिया है, डूंगर सही बोलते थे। अच्छा। डूंगर सेव भुजिया है, ऐसा बोलते थे। डूंगर सही। हाँ, डूंगर सही। ये क्या खास बात थी डूंगर सही में, या किसने नाम रखा? उन्होंने क्या विचार करके नाम दिया पता नहीं, पर महाराजा के नाम से है तो महाराजा के नाम से डूंगर सही। अच्छा अच्छा। और महाराजा डूंगर सिंह जी ये बहुत सालों पहले थे। उसके बाद उनके लड़का गंगा सिंह जी हुए थे। गंगा सिंह जी भी और साधु सिंह जी जब हुए थे तो हल्दीराम जी उसी दिन उसी टाइम पैदा हुए थे, और साधु सिंह जी भी उसी टाइम पैदा हुए थे। दोनों राजा बने अपने अपने क्षेत्र के। एक राजा में पैदा हुआ और एक हलवाई में पैदा। तो अभी आपका साम्राज्य तो आज चल रहा है। और सिर्फ इस देश में नहीं, बाहर तक फैला हुआ है। तो हमारे दादाजी बोलते थे कि ये क्या भगवान की माया है। एक को तो राजा के यहाँ पैदा किया था और मेरे को यहाँ कंबई में डाला है, हलवाई में डाला है। क्या है? अच्छा, आप इस व्यवसाय से कब जुड़े फिर? आप पास किए, छठवीं तक वो कॉलेज में गए आप? 12 साल की उम्र में मैं जुड़ना चालू, दुकान पे आना शुरू हो गए। ठीक। तो 12 साल की उम्र में दुकान में जाता था और ये जिया देना, बेचना चालू करता था जी। ग्राहक पटाना भी चालू करना, ये सीख लिया था। बाबूजी सिखाते थे। और 1 साल में अंदाज में थोड़ा अच्छा सीख लिया था। फिर बाद में क्या है कि हमारे बीकानेर में शादी ब्याह में क्या है, शादी ब्याह में पहले कचौड़ी समोसा नहीं बनाते थे, सिर्फ मतलब भुजिया ही बनाते थे। भुजिया ले लेते थे और बाकी मिठाई और भुजिया, ये खाना बड़ा प्रसिद्ध था। अच्छा। ये मतलब 2 ही चीज होती थी शादी में, भुजिया और मिठाई। भुजिया और मिठाई और पूरी सब्जी। बस। मिठाई कौन सी होती थी उस समय? मिठाई तो वहाँ बढ़िया बढ़िया बादाम कतली होती है। अच्छा। उस समय भी बादाम कतली होती थी वहाँ? अच्छा। बादाम सस्ते थे। अच्छा। बादाम क्या भाव था? 20 शेयर बादाम था, 18 शेयर बादाम था। ठीक है। तो वो मिठाई की वो ऐसे ही खाना था। तो जितने भी राजस्थान में शादी ब्याह में आते थे, किसी को 10 किलो की जरूरत होती थी, किसी को 20 किलो की जरूरत होती थी,
तो वो शादियाँ लिखा देते थे। हाँ। मेरे को इस तारीख को इस व्यक्ति को 20 किलो भुजिया दे देना, भाव करते, भाव करके लिख लेते। और बोले ठीक है, हम टाइम पे दे दें। तो भुजिया का ऑर्डर ज़्यादा आ जाता था, जैसे बनता तो हमारा 150-200 किलो था, 300 किलो का भी ऑर्डर आ जाता था। तो उसमें क्या करते, भुजिया के अंदर अभी भी हम डंकोड़ी डालते हैं, मोटी वाली जो जो वजन बढ़ाने के लिए होती है, वो मोटी वाली डंकोड़ी डालते हैं। तो कारीगर को देते थे, तो वो बोले कि मतलब इसको मतलब भुजिया बना लो, टाइम लगता है इसमें। तो मेरे बाबूजी, मेरे घर में एक चूल्हा था, उसमें वो डंकोड़ी मोटा भुजिया निकालने लगे, चलो इसका सहारा बन जाएगा, वेट बढ़ा देगा, में डाल दें तो ज्यादा डाल देंगे तो 50-40 किलो बढ़ जाएगा। इसी तरह से चालू किया था उन्होंने, भुजिया बनाया डंकोड़ी। मैं देखा तो बोला मैं ये तो मैं बना सकता हूँ। नहीं तो ऐसा टाबर है, क्या बना चाहिए अभी, रहने दे। फिर 2-4 दिन बाद में बोला ये तो मैं बना लूंगा। तो आटो दिया उन्होंने, निकाल बोले। तो निकाला, तो ठीक है। फिर एक दो और आटा दिया, निकाला, तो ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं बोला और निकालो, तो और थोड़ा बढ़ा के दिया था, निकाला। ऐसे 3-4 दिन में मैं 10 किलो आटा निकालना चालू किया था। और उम्र आपकी 12 साल थी, कुछ 13 साल थी, आटा निकालना चालू। फिर मैंने बोला अभी आप छोड़ दो, मैं बनाता हूँ। उसमें काफी दम लगता है ना, उसका मुंह के मोट केस में काफी जोर लगता है ना? नहीं, जोर नहीं लगता। अच्छा, वैसे जोर तो लगता ही है, हम निकाल लेते हैं। जोर तो लगता ही है। निकाला, ऐसे 40 किलो तक मैं उसको आटा निकालना चालू हो गया। मेरे वो एक हॉबी थी कि कोई काम को मतलब जी जान से करता था, ये नहीं थकने का नाम नहीं लेता था। थक गया, क्या बनाना है, 20 किलो बहुत है ना, ऐसा नहीं। वो तो आज भी दिख रहा है। आज भी वही है, आज भी दिख रहा है। ठीक, ये शुरू से प्रिंसिपल है जी। तो मैंने 40 किलो तक बनाया। तो मेरी दादी जो ग्रैंड मदर, वो बोलती थी अब बेटा तुम मारो 10 रुपया कमा लाए हमारे घर में। अब तुम 10 रुपया कमाओ बेटो। अरे वाह। फिर वहां से कलकत्ता कौन से साल में निकले आप? 55 में। तो उस टाइम मैं फिर बाद में जब शादी खत्म हो गई, तो मैं कारखाना में मैं बारीक भुजिया बनाना चालू किया, क्योंकि मेरे बारीक भुजिया सीखना है। तो भुजिया बनाता था, बढ़िया नहीं बनता था। अच्छा। तो कलकत्ता से जब दादाजी आए, तो उनको बोला था मेरे को भुजिया सिखाओ, आप जैसा आप बनाते थे वैसा सिखाओ। बोले क्या करेगा, मैं कभी सीखना है मेरे को। तो बोले चल। तो उन्होंने मतलब कारखाने में आए, आके बोला कि देखो बेटा ऐसा आटा लगा के, ऐसा थोड़ा जोर लगा के आटा निकालो तो भुजिया बन जाएगा। मैंने वैसे ही किया था क्या, और भुजिया बहुत स्वाद बना। अच्छा। मैं बोला अभी तो सक्सेस हो गया। तो उसके बाद में मेरी भुजिया बहुत स्वाद बनने लगी, लोगों मेरे बाप पिताजी उनको बहुत पसंद है भुजिया, बिल्कुल हल्दिया जी के जैसी। हाँ, हल्दिया जी से। अच्छा, ठीक। तो फिर 55 में फिर बाद में मेरे को कलकत्ता ले गए। ठीक है। वहाँ पर भी मैंने वही नमकीन बनाना, भुजिया बनाना चालू किया। वहाँ पर भी भुजिया काफी बनाता था। नमकीन भी वहाँ चालू किया था मैं। नमकीन बीकानेर में नहीं बनती थी, वहाँ चालू किया नमकीन बनाना। और मैं काफी मेहनत किया वहाँ। ये मतलब 55 में गया था। 58 में मेरी शादी कर दिया। शादी कहाँ हुई? आप कलकत्ता? बीकानेर आके। और आपकी पत्नी कहाँ से थी? बीकानेर की। कोई भी भुजिया, उनके पिताजी भी भुजिया बनाते थे। ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटर थे एक तरीके से। भुजिया में फेमस थे वो भी। अच्छा। तो वही भुजिया 55 में शादी हो गई, 58 में शादी हो गई जी। एक मेरे को कलकत्ता भेजे थे, वो बीकानेर गई। इसी तरह से चलता रहा, आता जाता रहा। अच्छा। फिर बाद में क्या है कि मेरे को हर काम नया करने की आदत बहुत, कोई भी काम नया करता था। तो जब चाचा जी वगैरह बीकानेर आते थे ना, तो 3-4 महीने के लिए आते थे। तो मैं उसको 3-4 महीने में मैं उसके नया आइटम निकाल देता। कभी मैं गांठिया पापड़ी निकाला था,
कभी और सोचता था, कभी मिठाई बनाना सीखा, कारीगर को पकड़ा, मिठाई बनाया। तो मेरे चाचा जी वापस आते हैं ना तो बंद कर देते, बोले झंझट है, बेकार, अपने को नहीं करना, बंद करवा दे। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं इतनी मेहनत से चालू किया और बंद करवा देते हैं। रसगुल्ला बंद करवा दिया था, गांठिया पापड़ी बंद करवा दिया। तो गांठिया पापड़ी एक मैंने, फिर मेरे बड़े हल्दीराम जी थे, उनको बोला मैं कि अच्छी चीज़ बनाता हूँ, अच्छी चीज़ बिकती है, उसको बंद कराने में फ़ायदा क्या है? तो बोले नहीं, ये चालू रखो। तो गांठिया पापड़ी चालू रखा। ठीक है। फिर समोसा बनाया तिवाड़ी जैसा, तो भी बंद करवा दिया। फिर कचौड़ी बनाया मैंने, तो कचौड़ी बंद करने को लगा, मैं तो नहीं, कचौड़ी बंद नहीं कर रहा। फिर दादाजी को बोल के कचौड़ी चालू रखा। ये कलकत्ता में? कलकत्ता में। कलकत्ता। ऐसा करते मतलब वो बंद करवा देते थे, मेरी इच्छा रहती। तो इसी क्रम से चलते रहते 13 साल बीत गए। अच्छा। 13 साल बीत गए। एक दफ़े फिर बाद में उसके बीच में मेरे दादाजी ने मेरे को बोला कि तुम्हारे जो बहनोई है, जो मेरी बहन का, उसको भुजिया बनाने, भुजिया का काम करने के लिए बोल रहा है, काफी साल से बोल रहा है, सर खा रहा है, तो उसको दुकान लगा दे। नागपुर में जो लिया है। आपकी बहन जो नागपुर में दी हुई थी? नहीं, नागपुर में, बीकानेर में दी थी। हाँ जी। और वो रोज मतलब कान भरती थी, मेरे को भुजिया काम करा दी। तो उनका काम था क्या, जो गेहूं के बोरे लाते थे होलसेल में, और वो साफ करके और बेचते थे चिल्लर। अच्छा। तो उसमें कमाते थे। उनका अच्छी कमाई होती थी। तो उनका क्या है कि खाने में कंजूस थे, तो मोटा खाते थे। मोटा खाने का मतलब है, मतलब रोटी सही रोटी सूखी हुई हो, कोई भी हो, घी भी नहीं लगाना, सब्जी एक बना लेना, दाल बनाओ, एक सब्जी बनाओ, खा लेते थे। और गाँव के खाते हैं ना। तो मेरी बहन को पसंद नहीं था, माल खाए भी रहती थी। तो रोज बोलती थी मेरे को, करा भुजिया, काम कराओ भुजिया। तो मेरे को बोला कि उनको तो आता कुछ भी नहीं है, कैसे कर, कोशिश करेंगे, कर लेंगे। फिर कलकत्ता उन्होंने दुकान लिया था। तो छोटी सी दुकान थी। फिर दूसरी बड़ी दुकान पोस्ट ऑफिस में लिया। और मैं फिर बाद में एक राउंड मारा था, दुकानें देखे कैसे मिठाई की दुकान। तो गुजरात की 4 दुकान थी। आप नागपुर की बात कर रहे हैं? ये 58। हाँ, तो नागपुर पहुंचे कैसे, क्या लेके आया नागपुर आपको? नागपुर दादाजी ने भेजा ना 68 में। तो कौन था नागपुर में आपका? उस समय नागपुर में आपका कौन था? कोई नहीं था, वो जीजा जी थे। जीजा जी थे आपके? हाँ, तो वो जीजा जी नागपुर में थे? हाँ, आए थे सिर्फ उन्हीं टाइम आए थे। अच्छा अच्छा। दुकान लिए था। दुकान फिर चेंज किया। अच्छा, ये शहीद चौक पे जो दुकान थी वो? शहीद चौक वाली तो बाद में लिया, 15 बाद में लिया। पहले ये था। अच्छा। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस के पास जो अपनी कविलू में बनी। हाँ, ठीक। तो दुकानें देखा तो 4 गुजराती की दुकानें थी। सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार, पंकज, और गांजा खेत में धोरा जी, और इधर में कीर्ति। अच्छा। पेड़े वेड़े बनाते थे। कीर्ति का नाम था। पेड़े वेड़े बनाते थे, गांजा पापड़ी बनाते। बातचीत किया तो हम बना लेते हैं, बोले खुद ही बनाते हैं, 150-200 रुपए की बिक्री कर लेते हैं। कुछ तो आपने पूरा बाजार घूम के देखा कि यहाँ क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू मार्केट रिसर्च, व्हिच इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग अक्रॉस। तो वो आपने हर चीज टेस्ट करके भी देखी, रेट भी देखा, बैठ के देखा भी कितने ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सब देखा, समझा मैं। फिर उनको बोला मैं कि देखो, आपको आता तो कुछ नहीं है। शहीद चौक में पहले क्या है कि ठेले लगते थे। ठेले लगते थे। ठेलों में क्या है कि कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, ये 2 बजे तक चलते थे शहीद चौक में। क्योंकि पहले घड़िया का काम ज्यादा चलता था। तो सब शहीद चौक में भीड़ रहती थी खाना पीने में। ठेले 15-20 ठेले रहते। तो मैंने आपको कचौड़ी बनाना भी नहीं आता और भी नहीं आता। तो बोले मैं कि भुजिया चालू करोगे, हो सकता है इसमें आपको 1000 रुपया महीना निकले या 800 निकले या कुछ भी नहीं। बोले इतने में हो जाएगा, देख लो, वो कम ही निकल सकता है, अच्छी नहीं बनी। तो मैंने बोले नहीं करो। मैंने फिर भुजिया और सामान जुटा के चूल्हा वूल्हा बना कर भुजिया बना के दिया था।
पहले दिन पहचान की दुकान थी, उसमें 200-250 रुपए की बिक्री आ गई। फिर दूसरे दिन पहचान की बिक्री थी, 200-250 की बिक्री आ गई। मैं उनको बोला था ये पहचान की बिक्री है, जब तक हफ्ता 10 दिन तक पूरी कंटिन्यू बिक्री नहीं रहे या 15 दिन कंटिन्यू बिक्री नहीं रहे, ये आएगी तो समझ रहा था ठीक है, नहीं तो ये पहचान की बिक्री है। तो 10-12 दिन रहा जब तक तो ये बिक्री आज कम बेसी होती रही। फिर हमारे बीकानेर में शादियाँ लगी थी, तो दादाजी वगैरह बोले थे कि अब तुमको छोड़ के आ जाओ, तुम कलकत्ता रहो, हम सब शादी में जा रहे हैं। तो वो मैं कलकत्ता वापस चला गया 68 में। कलकत्ता ज़्यादा जाने के बाद में फिर बाद में वहाँ पर तो शादियाँ निपटा के, और शादियाँ निपटाने के बाद 3-4 महीना रहते थे। ऐसे में इनका लेटर आना चालू हो गया कि मेरी बिक्री कम हो रही है, मेरी बिक्री कम हो रही है, आप आओ, आप आओ। मैं अकेला हूँ, मैं कैसे आऊँ? तो बोले कैसा आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं जाओ यार रहो, पर मैं आऊँगा सही, टाइम लगेगा, जब तक चलाओ तुम कैसा भी। और बिक्री कम थी, होती 40 रुपए की बिक्री आनी चालू। अच्छा, 200 से गिर के 40 रुपए की बिक्री चालू हो गई, और वो चला रहे थे। फिर वो सब आने के बाद में मैंने फिर बाद में सोच लिया कि अभी अपन को कलकत्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता से मेरा भी दिल बढ़ गया। अच्छा, कलकत्ता छोड़, क्योंकि चाचा जी से कुछ हर चीज में पूछ के करनी पड़ती, टकराव होता था। मैं कलकत्ता छोड़ देना चाहिए, इनका नागपुर में काम ठीक कर देता हूँ मैं, और फिर बाद में दिल्ली काम। कलकत्ता की दुकान अच्छी चल रही थी? कलकत्ता की दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। ठीक है, ये छोड़ के मैं और उस समय हल्दिया जी कहाँ पे थे? हल्दिया जी कलकत्ता में ही थे? हाँ, वो कलकत्ता में ही थे। हाँ, हल्दीराम जी कलकत्ता में। ठीक है, हल्दीराम जी आते जाते रहते थे कलकत्ता में। ठीक ठीक। क्या वो फिर बाद में सोच के आया था मैं कि अभी कलकत्ता छोड़ देंगे। उसके बाद मैं कलकत्ता छोड़ ही दिया। अच्छा, तो उस टाइम मैंने सोचा, जब यहाँ का मार्केट देखा था ना, उस टाइम मैं सोचा ये मिठाइयों से जो मिठाई बन रही है नागपुर में, ये मिठाइयों में कोई दम नहीं है। क्या बनता था उस समय नागपुर में? क्या मिलता था मिठाई में? नागपुर में क्या मिलता था उस समय? पेड़ा साठा, ये गुजरात के आइटम। अच्छा, पेड़ा साठा, ये मैसूर पाक। अच्छा, ये बिकते थे। ठीक है, क्या ये बिकते थे जो, ये मिठाई में दम नहीं। तो मैंने काजू कतली सोचा था। हाँ, ये काजू कतली आपकी इजाद है, मैंने सुना। काजू कतली सोचा था कलकत्ता में। पहले काजू कतली बनती नहीं थी? नहीं बनती, सिर्फ बादाम कतली बनती थी। कभी कभी हम कलकत्ता में बना देते हैं, मेरी इच्छा थी तो बनाता था, पर और कोई नहीं बनाता था? नहीं, चाचा जी बंद कर देते। अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा, तो मैं काजू कतली बनाऊंगा मैं, और यहाँ यदि चल गई तो फिर अपन। तो आपने इतना बड़ा मार्केट छोड़ के नागपुर से, जो जैसी छोटी सी जगह थी उस समय नागपुर, यहाँ पे काजू कतली का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ काजू कतली चालू किया था। काजू कतली जैसे ही चालू किया मैंने, और लोगों को इतनी पसंद आई कि क्या चीज बनाया आपने, बहुत पसंद आई। कोई बोलता है सिंगदाने की है, कोई बोलता है काय की है, नहीं प्योर काजू की है, कि बहुत स्वाद मिठाई बनाई, बहुत स्वाद। उसके साथ में क्या है कि एक कारीगर को और बुला लिया था, उसके साथ साथ में मड़े के लड्डू बनाना बीकानेर का। अच्छा, कलाकंद बनाना, और बीकानेर चाय का पेड़ा बनाना, इस तरह से चालू किया। तो यहाँ की पब्लिक में एक विशेषता थी कि घर में नहीं ले जाते थे, वहीं का वहीं खा लेते थे। ये आपने पहले भी बोला। यहाँ है ही ऐसे ही, घर में जाके बच्चों के साथ नहीं खाते थे, वहीं का वहीं खा लो। तो मैंने टेबल भी लगा दिया। तो ये कहाँ पे थी दुकान? ये वाली शहीद चौक पे थी या पोस्ट ऑफिस वाली? पोस्ट ऑफिस में थी। फिर बाद में 5-7 दिन रुकने, तो मैंने उनको बोला था, मेरे जीजा जी को, मैं कि एक दुकान शहीद चौक में लो आप, ठीक है, दुकान ढूंढो। तो उन्होंने सीधा बोला कि एक दुकान है बढ़िया रेडीमेड, तो आप देख लो, पैसा 1000 रुपया महीना लेता है। मैं देखते हैं, वो देखा, वो पसंद आ गई। रेडी, एकदम रेडी थी, रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, वो सटोरिया था। क्या है कि वो देखा, तो उसने बोला था, बोले मेरे को
ये तुम 2,000 रुपये दे दो हाँ, और महीना जो 150-200 रुपये किराया लगता है हाँ, वो दे देना इनको, हाँ, हाँ, मालिक को, हाँ, हाँ, और तुम अपना। हाँ, ठीक है, हमने उसको पगड़ी दे दिया हाँ, और वो दुकान ले ली। दुकान ले लिया हाँ, और तैयार थी दुकान। हाँ, सीधा उनका 2-4 दिन ही चालू कर चलो। दिया मैंने। हाँ, तो वहाँ पर भी वो टेबल लगा दिया था, मिठाई माप की बिक्री 60-70 रुपये का, 80 रुपये की आने लगी पहले दिन से ही। और इधर में भी बिक्री थोड़ी 10-20 रुपये और बढ़ गई। ऐसा दोनों मिला के बिक्री मेरी कम से कम 150 रुपया 160 रुपया आने लगे। ठीक। फिर और थोड़े दिन बाद और बढ़ गई। हाँ, ऐसा करके बिक्री बढ़ते बढ़ते 250-300-400 रुपये की बिक्री आने लगी दोनों। मैं कही अच्छा हो रहा है काम, सही सेट काम 60 हो रहा है। तो दिवाली निकली। हाँ, दिवाली के बाद हमने पैसा बंदा लगाया, क्या तो उनको नुकसान जा रहा था और 35,000 रुपये कमा लिया पहले साल। तो मैंने अपने जीजा जी को बोला था कि 35,000 रुपये कमा लिए ना, अब पास वाली जो दुकानें हैं उनको मतलब पैसा दे के हटा दो। ठीक है। क्या? हाँ, तो वो बोले भाई चाय वाले की दुकान थी, बोले कितना पैसा चाहिए कि 8,000 दे दो मैं। तो 8,000 रुपये उसको दे दिए, खाली करवा लिया सही चौक। वो भी जगह ले ली। वो भी दे दी। पोस्ट ऑफिस के पास हिंदी की दुकान थी, वो मेरे को 8,000 रुपया देगा, उसको भी पास में ले लिया। फिर मैंने सही चौक की सामने दुकान एक और थी, वो जायसवाल की, वो बोले मैं दूंगा नहीं क्योंकि मेरे को सब तंग करते हैं। सटोरिया बाजार, सटोरिया गली थी। अच्छा। बोले सब बदमाश आदमी है। मैं तो देखो हर आदमी बदमाश नहीं होता क्या, तुम देखो हमको हमारा व्यवहार देखो। तो महल में रहता था, उसको 2-3 बार दिखाया। तो बोले ठीक है मैं आपको भरोसे देता हूँ, आप 1,000 रुपये दे दो और 25-30 रुपया किराया दे दो। ठीक है। दुकान कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लंबी थी और 4 फुट चौड़ी थी, बैठने के लिए ठीक था। तो ये दुकान में वहाँ दुकान में शिफ्ट कर दिया। ये दुकान को खोलकर बड़ा बढ़ डबल कर दिया। बड़ा बढ़ाने के बाद में दुकान खुल गई और फिर बाद में बिक्री और बढ़ने लगी। तो उस टाइम क्या है कि मैं उसी साल 70 में रसगुल्ला चालू किया। रसगुल्ला चालू किया तो रसगुल्ला इतना बढ़िया बना कि आनंद भंडार को लोग भूलने लगे। और मेरी रसमलाई तो अभी तक वही बढ़िया रसमलाई सेम वही चल रही है। वही रसमलाई। हाँ। वो पागल हो रहे थे। रसमलाई आपने नागपुर में इंट्रोड्यूस की थी? चालू। हाँ, आपने ही शुरू की थी। शुरुआत वो रसमलाई चालू किया था तो रसमलाई खाते लोग बहुत पागल हो रहे थे। तो मैं रसमलाई फ्रिज ले आया। फ्रिज ले आया ठंडा रखने। अच्छा। तो लोग मतलब रसमलाई खाते थे। यहाँ मेहमान आएंगे 6 रसमलाई ले लो मुझे। रसमलाई की डिमांड बढ़ती गई। इधर में हमारी बिक्री भी बढ़ती गई, कार्यपति भी बढ़ रही थी और भी बढ़ रहे थे। ऐसा करके क्रम चलते चलते 71 आ गया। तो 71 आ गया तो हम सोचे थे कि अभी इनका काम सेट हो गया है। सही चौक में भी बिक्री 1,500 रुपया आने लगी है और वहाँ पर भी आने लगी है। अब इनका काम सेट हो गया है, अपन दिल्ली चलते हैं। आपस में पत्नी पत्नी बात किया था क्या है कि अब दिल्ली चलेंगे, दिल्ली में काम करना है। हाँ बोले अच्छा, ऐसा सोचा था। और ये सितंबर में मैं सितंबर में आया था। सितंबर में 71 में क्या है कि फ्रिज लिया हुआ था। वो रात को वो कभी दुकान आते नहीं थे, उस दिन रात को आ गए। गणेश विसर्जन था तो रात को आ गए। तो मैं बोला तुम रात को क्यों आए? शाम को मैं आता हूँ। नहीं बोले आज मैं आऊँगा। मैं कि जिद मत करो कि नहीं मैं आऊँगा। तो मैं छोड़ के चला गया। इतने में फ्रिज में कहाँ से करंट आया ये मेरे को मालूम। अच्छा। वो नौकर ने देखा है करंट आ रहा है। बोले वो नौकर को बड़ा पगला हो गया क्या? अभी तो भाई साहब देख के गए तो उन्होंने आओ देखा ने फ्रिज को पकड़ लिया। फ्रिज को पकड़िया और मैं करंट आ गया। उसी टाइम एक्सपायर। ओहो, ओके। एक ये धक्का लग गया। वो सहन नहीं हुआ धक्का, कैसा करके भी दिया। हमारी योजना सब फेल हो गई। हाँ, दिल्ली नहीं जा सकते। हाँ। सब फेल हो गई। हाँ। ये मेरे बाबूजी वगैरह सब आए थे यहाँ। बोले तेरे को यही रहना है।
मैं बोला मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा अभी, हाँ, मेरे को दिल्ली जाना है। हाँ, तो वो तो जाते रहना, तुम पहले को यहाँ रहो, हाँ, इतना पैसा खर्च कर दिया तुमने, हाँ, यहीं रहो, हाँ, बाइक का भी काम हो जाएगा, बाइक के बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, फिर तुम चले जाओ, ठीक। ऐसा सोचते हैं। फिर बाद में क्या है कि मैं दिल्ली जाता था, सामान खरीदने भी जाता था, पिस्ता बादाम वगैरह, कुछ समझता नहीं था, वहाँ से लाता। अच्छा। और दुकान भी देखता था, दुकान भी देखना चालू किया, दुकान देखना, कोई दुकान में सौदा भी किया था, पैसे भी दिए थे, और दिल्ली वाले पैसे भी खा गए, सौदा भी खा गए, ऐसा करते रहते 6-7 साल निकल गए। हाँ। 80 में जाके फिर मैं, इनकी बाइक का लड़का भी बड़ा हो गया, तो वो बोले मेरे को मैं संभाल लूंगी, मेरे को दुकान देख रहा था। तो उसका हिसाब बनाने में और 5-6 महीने लग गए, तो दिल्ली जाना नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाई दिल्ली गए थे, मनोहर जी। हाँ हाँ। तो वो कहे कि भाई साहब दुकान देखना बंद कर दिया क्या? मैं नहीं, तो बोले दुकान आ रही है बढ़िया चांदनी चौक में, पैसे बहुत है, पैसे है नहीं अपने पास, दुकान 10 लाख रुपया मांग रहा है, और 8 फुट चौड़ी है, और ऐसी है, देखो दुकान तो तुम्हारी जो दिल्ली की है, ये जो चांदनी चौक में, और ये फुवारे पे, ये दिल कड़ेजा है, दिल है, दिल्ली का दिल है, दिल्ली का दिल है, ये बहुत बढ़िया दुकान है, घंटा वाला के सामने थी ना, घंटे वाले के सामने। तो बोले क्या करूँ, टोकन दे दो, पर पैसे मेरे देखेंगे, तुम टोकन तो दो। पैसे की तैयारी नहीं थी, पर टोकन देकर रोक लो। तो टोकन दे दिया था। फिर इधर में निपटाने बाद में मेरे 5-6 महीने और लग गए। फिर गया उसको बोला क्या करना है, बोले दुकान तो आपको देना है। मैं देख लो टाइम हो गई है, नहीं दुकान तो आपको ही देना है। मैं ठीक है हम पैसे देते हैं। तो पैसों का इंतजाम करने लगे, तो बाबूजी लेना नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसे हम करेंगे ना। तो ऐसा बात होता रहा, हम भी 2-3 घंटे तक डटे रहे। तो करते करते फिर बाद में बोला तुम जिद्दी बहुत हो, मेरे को बोले तुम जिद्दी बहुत, हर काम में जिद में अटक जाते हो, क्या करना है पैसों का? मैंने कहा पैसा सब कुछ है, पैसा होगा तो ठीक है, नहीं तो खाली रोटी खाने से पेट भर जाता है, कहाँ उससे जिंदगी नहीं चलती। फिर बाद में बाहर आए तो मनोहर बोला कैसा करूँ मैं? देख अपना भुजिया बाहर बेचते हैं ना, व्यापारी लोगों सबको चेतावनी है, जल्दी पैसा भेजो, जल्दी पैसा भेजो, तो हमको जरूरत है, तो तुम पैसा वहाँ से इकट्ठा करके लाओ, जितना भी 3.5-4 लाख के घर जाना था, बाकी मैं नागपुर चले जाता। तो हमारा भुजिया उस समय दूसरों की दुकानों से भी बिकता था, माल बन के जाता था। हमारा भुजिया दूसरों की दुकानों में भी बिकता था। नहीं उसके हम नहीं बिकता था। तो फिर व्यापारियों से कौन सा पैसा लेना था हमको? बीकानेर में व्यापारियों को बेचते थे। अच्छा, बीकानेर में व्यापारियों को बेचते थे, भुजिया बेचते थे ना। तो वो अपना बोल के बेचते थे। वो भुजिया बहुत जाता था बाहर। अच्छा ठीक है, बहुत जाता। अच्छा, कलकत्ता भी जाता था। अच्छा, उस समय कलकत्ता वगैरह से भुजिया जाता था। बीकानेर, गुवाहाटी, आसाम सब जगह जाता। अच्छा, ओके। उस टाइम भुजिया सब जगह ले जाते थे लोग, मारवाड़ी लोग जितने भी थे, जहाँ मारवाड़ी जाते थे वहाँ भुजिया पहुँच जाता था। वहाँ से सब जगह भुजिया बेचते थे हम। अच्छा, पेटियों में क्या, टीनों में क्या। अच्छा, ऐसा भी है। वो पीपे आते थे, पीपे में जाता था। पीपे में 16 किलो का पीपा, बड़े ढक्कन लगा के उसमें बेचते थे। बहुत अच्छा। तो ऐसे हमारा ये काम काफी सालों से चल रहा था। अच्छा। और लोग ले जाते थे, साथ में भी ले जाते थे, चिट्ठी देके मंगा भी लेते थे। अच्छा, ऐसा क्रम चलता था। ठीक। तो अब दिल्ली दुकान का झगड़ा चल रहा है। आपके बाबूजी मान नहीं रहे। तो मैं बोला पैसे इकट्ठा जल्दी कर दे। तो मैं 6 लाख यहाँ से ले गया, 4 लाख वो गया, पैसा हमको दे जाके पैसे दे दिया। ठीक। तो दुकान हो गई हमारी। तो दुकान होने के बाद में मैं बोला बाबू तो एक कारखाने की जगह चाहिए। तो एक कारखाने भी बाजू में एक ने उसका दोस्त बन गया वहीं का।
बोले ये जगह दिला देता हूँ। मैं कह देखो भाई जगह तो दिला देता, छत है, छत की 800 गज, मैं पैसे नहीं है हमारे पास। बोले मेरे जीजा जी से बात कर लो। उसको बोले भाई जीजा जी बोले थे अग्रवाल था वो। मैं भाई पैसे नहीं है हमारे, तो जगह तो ले लेता हूँ, पैसे साल भर के बाद दूँ। बोले कोई बात नहीं लाला, दिल्ली में कोई विश्वास नहीं करता था। क्या पर विश्वास कहते हैं तो कि बहुत अच्छे हो आप लोग, आप ले लो। अरे ठीक है, तो जगह लेके फिर क्या है कि 82 में 81 में जगह लिया था। फिर 4-5 महीने बाद में तो मैं चालू करेंगे। तो 82 में एशिया लगा था। एशिया 82 राइट। उसमें बीकानेर वाले बाबू मनोहर बाबू के बड़े भाई शिवरतन बाबू, अन्ना बाबू बोलते हैं, वो आए थे, जिनकी अभी डेथ हुई है जस्ट। हाँ अभी डेथ हुई है ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। वो आए थे देखने के लिए जी। मनोहर बाबू अकेले थे। उस टाइम क्या गुंडे घुस गए थे हमारे घर में। अच्छा अच्छा, कहाँ बीकानेर में? बीकानेर में। अच्छा। अकेले थे ना, गुंडे घुस गए। अच्छा। और गुंडे घुसे और मेरी बहू बाजू में कमरे के साइड में गली थी, गली में 6 फुट नीचे जंप लगा दिया। जंप लगा के चिल्लाती सब आवाज आने लगी, कौन है पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब तक वो हमारे क्या है कि जो मकान था वो ऐसा समझो टेबल जितनी चौड़ी गली थी, इतनी सी चौड़ी थी, इसलिए आ सकते हैं 2 आदमी से ज्यादा नहीं आते थे। उसी में गली में आते थे। 2-3 जो गुंडे थे वो बोले कि भाग चलो, गली में से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो मारे जाएंगे। तो बीच में छोड़ के भाग गए। और फिर बाद में जितने में नौकर आ गया था, फिर वो डॉक्टर को बुलाया, समय हम भी आ गए, बाबू जी भी हमारे साथ में थे। सब करने बाद में और महीना 1.5 महीना ठीक ठाक हुए थे मनोज। तो मैं बोला अभी दुकान तो ले लिया है, चालू करने का है। तो वो बोले मैं डर गए, बोले भाई साहब मैं तो दिल्ली नहीं जाऊँ। अच्छा, आप चले जाओ। ये हादसे के कारण? जो हादसा हुआ गुंडे का, उसके कारण? हादसा होने के बाद तो मेरे से नहीं होता, डर लगता है मेरे जी। क्योंकि मैं ठीक है, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, आप कर लूँ। तो मैं फिर बाद में आया वहाँ से 3-4 महीने के बाद में बीकानेर नागपुर आया सीधा। नागपुर से मैं अपनी टीम इकट्ठा किया था, कारपेंटर वाले आदमी लोगों को इकट्ठा करके आ गया। आने के बाद में एक तरफ तो मकान का काम कर, छत पर बनाने लगा, मकान बनाया था, ऊपर कारखाना लगा दिया था। और इधर में दिल्ली में क्या है, एक विशेषता एक थी कि मिठाई के जितने भी हलवाई थे, ज्यादा हलवाई भी नहीं थे। चांदनी चौक में क्या हो, पूरे दिल्ली में कम कम 15-20 ही हलवाई थे। अच्छा। वो भी क्या है कि वो सब कराची से आए हुए थे। वो स्टैंडर्ड की बर्फी चलती थी, स्टैंडर्ड बर्फी चलती थी। और मैसूर पाक, सोन हलवा, कराची हलवा, यही चलते थे। सिंध की मिठाइयाँ सब। जी जी। और दुकानें गिनती की चांदनी चौक में 6-7 थी, बाकी करोड़ बाग में थी एक स्टैंडर्ड बर्फी वाला, एक इधर में थी, दुकानें नहीं थी। अच्छा। हम आए मतलब दिल्ली में क्या है कि काउंटर पहले ऐसे आड़े लगा देते, आड़े लगा ठीक, और पीछे बैठ कर मार देते। तो मैं बोला हमारे दुकान तो 8 फुट चौड़ी है, मैं काउंटर ऐसा लगा दिया तो अंदर पहुंच जाएगा, क्या है, तो मजा नहीं आया। तो मैंने क्या किया, वो हम कारीगर जो कारपेंटर ले रहा था ना, वो सोच कर हम बोला कि तुम ऐसा बनाओ कि हम माल भी दे सके पीछे खड़े होकर, और ग्राहक को भी माल दिख सके, ऐसा बना। तो ऐसा खड़ा काउंटर बनाया था, तो माल दिख भी जाता है और हम अंदर में खड़े हो जाते थे, तो माल भी दे सकते थे। अच्छा। पीछे में रैक भी लगा दिया छोटी सी, उसमें माल रख देते थे। ऐसा करके शर्ट कर दिया, तो भी माल आता था अंदर ले जाता था। ठीक। और एक डबल छतरी डाल दिया था।
ऊपर में भी हाइट ज़्यादा थी, हाँ 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 उसको भी काम ले गया। आदमी खड़ा हो जाएगा 6 फुट का, हाँ और नीचे है दुकान। इस तरह से हमने बनाया था। तो वहाँ पर मेरे साड़े भी रहते थे, हाँ, मिठाई का काम करते थे। अच्छा वो बोले, जीजा जी ऐसा काम नहीं चलेगा, हाँ, आप क्या ऐसे ही थोड़ी कर रहे हो, बीकानेर समझ रहे हो? हाँ क्या है क्या। हाँ तो फिर बाद में मैं क्या करना है हाँ कि जो दुकान है ना उसको अलमारी को हटाओ, हाँ ऐसा करो। हाँ मैं कह नहीं, हाँ मैं ऐसे ही रखूँगा, हाँ, ठीक तो है। चलेगी नहीं, मैं देखा जाएगा। हाँ फिर बाद में आपकी लैंड में आ जाएंगे आपकी लैंड में आ जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, अभी तो जाएंगे फिर ठीक है। चलेंगे। तो इस तरह से चलता रहा, दुकान बन गई। हाँ आप समझोगे नहीं, मिठाई की वैरायटी जो मैं नागपुर में चालू कर दिया था, हाँ हाँ, काफी वैरायटी चालू। और वो दिल्ली में नहीं मिलती थी उस समय। हाँ, उस टाइम नागपुर में आप नागपुर में बना रहे थे, वो दिल्ली में नहीं मिलती थी। तो नागपुर में क्या, मैं जब यहाँ रहा हाँ तो मैं कलकत्ता जाता था, हाँ वहाँ से मिठाइयों की सैंपल लेके आता था। हाँ मेरे को शौक था पहले से मिठाई, हाँ हाँ सैंपल लाता, वैसा कारीगर से बनवाता भी था, हाँ और लोगों को पसंद भी आते थे। शादी ब्याह में काफी ऑर्डर देते थे, हाँ हाँ, सैंपल बनाता देता। हाँ। मिठाई की वेराइटियाँ बढ़ा दी, बंगाली मिठाई की आप वेराइटी। कलकत्ता से कारीगर भी लाए थे ना? कलकत्ता से कारीगर भी लाया हाँ था। हाँ, एक सोन पापड़ी का कारीगर लाया था, हाँ हाँ, बहुत बड़ा। सोन पापड़ी का इसलिए तो कैपिटल नागपुर बन गया, कैपिटल नागपुर, आपने शुरुआत कराई वो कार्यक्रम। हाँ, अब तो सबसे ज्यादा सोन पापड़ी शायद पूरे वर्ल्ड में नागपुर से जाती है। नागपुर से हाँ सबसे नागपुर है। अभी सोन पापड़ी आप समझोगे नहीं, इतनी वर्ल्ड फेमस हो गई है। हाँ आप समझो दिवाली के दिन में हाँ, कम से कम 1 लाख किलो बिकती है। और सोशल मीडिया में उसके ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं, उसकी हंसी उड़ाई जाती है सोन पापड़ी की। लेकिन नागपुर से आपके अंदाजे से रोज कितना कंटेनर सोन पापड़ी जाता है बाहर? यहाँ से तो मतलब क्या, ठीक है, हम टोटल सोन पापड़ी बनाते हैं, हाँ तो पूरा कंटेनर भर के नहीं जाता है। हाँ जाता है हाँ मतलब जैसे 50 कार्टून, 100 कार्टून, हाँ औरों से भी बहुत जाता है ना। हाँ, टोटल दिल्ली नागपुर से, भी जाता हाँ है, हाँ और भी जाता हाँ है। हाँ, ऐसा करके बहुत माल अच्छा। सब खाते। तो दिल्ली की दुकान में 84 पहली बार ये पूरी मिठाई की रेंज मिली, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? कारीगर लेके आया हाँ, था, हाँ, मैं सोन पापड़ी बनाया, हाँ 75 में बनाया था, हाँ हाँ बहुत चली थी। हाँ, ऐसे वैरायटी बहुत बनाते गया। नहीं वो दिल्ली की दुकान का बताइए आगे। दिल्ली की जो दुकान है, दिल्ली की दुकान में चालू किया था हाँ मैंने, हाँ 83 में ओपनिंग थी, हाँ 82 में कंप्लीट कर दिया था। हाँ, तो आप 31 में 31 ये फरवरी, हाँ हाँ, नहीं फरवरी 28 में, फरवरी तो 28 का हाँ होता है। हाँ 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 31 मतलब मार्च 3 का हाँ ओपनिंग था। हाँ हाँ तो 28 तारीख को, हाँ 28 तारीख को ग्राहक आ रहे थे, हाँ हम माल लगा रहे थे ना, ग्राहक आ रहे, दादाजी हमको माल दो ना। तो हाँ मुहूर्त बोले 3 तारीख का है, हाँ तो 3 तारीख को मतलब अभी दे दो हमको माल। हाँ मेरे बाबूजी बैठे थे, हाँ तो मेरे को बोला है हाँ ग्राहक आ रहे हैं, हाँ, तो 3 तारीख कर रहा है, तब लक्ष्मी जी आ गई घर में। तो देता क्या नहीं, हाँ हाँ दे दे, हाँ दे दे। आप मानोगे नहीं, हाँ पहले दिन ही हमारी बिक्री हाँ, मतलब 4000 की बिक्री हो गई। वाह, बाबूजी बोले किसान 4000 की बिक्री हो गई है, दुकान तो ठहरेगी नहीं। हाँ मैं कि हाँ बाबूजी दुकान तो जबरदस्त है। हाँ तो बोले ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। हाँ तो फिर मैं भाई को भी बोला था, हाँ, मैं कि अब दुकान क्या है, तो चालू तो करते हैं, तो जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, सभी काम चलेगा। तो आप समझोगे नहीं, हम मतलब वहाँ पर रहा था, तो दिन भर हमको मतलब पैर ऐसे फूल जाते थे, टाइम ही नहीं मिलती, बैठने का टाइम नहीं मिलता। हाँ टाइम नहीं, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, बिक्री बढ़ रही। लाला जी दुकान खुल गई, खुश हो गए हम लोग। हाँ हाँ, आपकी दुकान से खुश हैं, बंगाली मिठाई बनना और बनना, रसमलाई क्या और क्या। और ये भी नहीं है कि हम नखरा करते थे, कोई जगह बोलते हैं 5 पीस ही मिलेगा, 10 पीस ही मिलेगा। हम बोले तुम 4 हिस्सा ले जाओ, हमको और बन जाएगी। हम ये सोच के देते थे। तो लोगों को बहुत खुश आए, चलती रही। अब 6 महीने बीतने बाद में बोला मैं कब तो नागपुर जाता हूँ मैं, तो हो गए। तो मेरा भाई बोला था मनोज नहीं,
कुछ आता ही नहीं है इसमें। हाँ, आप जाने हो ना कुछ, मैं इतना समझता नहीं हूँ हाँ, कि मिठाई का काम कभी किया नहीं मैंने तो सब त्योहार निकालो मेरा पहले, हाँ। सब त्योहार निकाल दिए थे। मैं बोला था मैं अकेला नहीं कर सकता, आप संभालो कुछ। नहीं मैं क्या संभालूंगा, तुम करो। क्या नहीं आपका हिस्सा रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। हाँ, 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 नहीं हिस्सा मैं नहीं रखता, हाँ, मैं तो मेरा दिल है कर दिया, हाँ। कर ले। तो बोले मैं अकेला नहीं करता। मधु को मेरे पास, मैं सोचा मधु भी था, मधु जी इनसे छोटे, मनोहर से छोटे। हाँ। तो यहाँ पढ़ाई करते थे। अच्छा, अच्छा। नागपुर में पढ़ते थे? मैं नागपुर हाँ। पढ़ाई किया था, अच्छा, बीकॉम तक किया था, अच्छा, इस्लाम कॉलेज। अच्छा। और दोस्त लोग भी बहुत बने थे। हाँ, हाँ, और शादी भी कर दिया था। हाँ, मैं तेरे भाई को भेजता हूँ, हाँ, मधु को, हाँ, दोनों भाई मिलकर करो, हाँ। क्या होगा। ठीक है फिर आप अपना हिस्सा रख लो, मैं कुछ हिस्सा नहीं, हाँ, तुम करो बस। हाँ। अच्छा वापस नागपुर आ गया। फिर वो क्या है कि बोले एक बारिश है, शर्त है, हम जब भी फोन करेंगे आप पकाना पड़ेगा। हाँ। तो वो हर टाइम फोन करते रहते हैं, ये मिठाई दे, ये मिठाई दे, तो ये मिठाई ज्यादा था। हाँ, एचीपुर में कांड और हो गया। हाँ, एचीपुर में कांड क्या हो गया, हाँ। इंदिरा जी इस टाइम में मतलब उसको गोली मार दिया था। अच्छा, हाँ, हाँ, सरदार ने। हाँ, हाँ, तो सरदार को गोली मारा 10 बजे, हाँ, और दिल्ली में आप समझो नहीं इतना हंगामा हो गया हाँ, कि सरदारों को पकड़ के खूब मारने लगे। हाँ, जला दिए बहुत कुछ। जला दिए हाँ, और कर दिए बहुत जी, कुछ। जी, जी। जहाँ पकड़े थे वहीं मतलब हाँ, उसको, हाँ, तो उनका दुकानें जलाना और हाँ, मकान जलाना, हंगामा हाँ, खूब पूरे जोरदार इंडिया में हो रहा था वो। एचीपुर दिल्ली में सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। हाँ, हाँ, तो उस टाइम मतलब क्या है कि हमारे मकान के नीचे एक सरदार की दुकान थी बेकरी की। उसको गली मोहल्ले के आदमी है ना, वो सरदार की दुकान में आग लगा दिया। वो आग में सीधा मेरी मकान में आ गई। अच्छा। मेरा मकान पूरा जल गया। अरे जल गया तो उसी टाइम पता लग गया कि आग लग गई है। हाँ। तो सब नीचे उतर गए। हादसा कोई आदमी का नहीं हुआ, माल का हो गया। माल पूरा चले। तो सब वैसे गिंजी पहने नीचे उतर गए। हाँ, हाँ, हाँ। इतने में मैं भी पहुंचा। पहले दिन तो मतलब पहुंच गया रहा दिल्ली 7 बजे, पर यहाँ आने नहीं देते थे। कर्फ्यू था चारों तरफ से, एयरपोर्ट पे क्या और क्या सब कर्फ्यू। तो कैसा तैसा करके मेरे दोस्त के यहाँ रुका। फिर सुबह उठते मैं बोला मैं कैसे भेज, मेरे को तो मन नहीं लग रहा है मैंने। तो उन्होंने फिर एक मेंबर था कारपोरेशन का, उसको क्या करे भिजवा दिया। देखा तो एकदम नीचे खड़े थे गंजी पहने। तो मैं बोला गड़बड़ तो हो गया, बहुत सारा ही जल गया। तो मैं कोई बात नहीं, दुकान है, 2-4 दिन बाद दुकान खुल जाएगी, एक कारखाना और ले लेते हैं कहीं से भाड़े के, काम चालू कर देंगे। उस समय भी जब पूरा घर झुक चुका है, आप काम के बारे में सोचा? काम के बारे में एक कारखाना और लेने की बात कर रहे हैं। एक कारखाना और लेने की बात कर रहे हैं। क्या है कि हो गया सब हो गया। अब इसको पीछे से मतलब हो गया करके सोचेंगे तो काम नहीं होगा। दुकान अपने कायम है, कारखाना लेते हैं, काम चालू कर देते हैं, काम चालू करके दुकान चालू रहेगी, पैसा कमाई आता रहेगा, खर्च कर दूंगा। तो मकान को मैं बोला मकान मैं दोबारा बना देता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम लोग काम दूसरा करो। दुकान में बेचना चालू करो। ठीक है। नमकीन नमकीन बनाना चालू कर दिया था, तो वो दुकान में बेचते रहे। मैं पूरा मकान फिर खड़े होकर बनवाया। फिर खड़ा होकर बनाया। 2 महीने 2.5 महीने लगे मेरे को। फास्ट बना दिया था, बढ़िया मजबूत बना दिया। ये कहाँ पे था मकान अपना? कहाँ पे था मकान? भागीरथ प्लेस में। भागीरथ प्लेस में गड्डी है ना, उसमें जाते हैं ना, पहले गली में आगे भागीरथ प्लेस आता है, गली से निकलते थे। अच्छा। कच्चा लच्छू सिंह बोलते थे वहाँ साइकिल मार्केट के आसपास। साइकिल मार्केट के आसपास वो अंदर था। वो अंदर था। अच्छा। कच्चा लच्छू सिंह जो यहाँ सामने बस स्टैंड था। अच्छा। और एक कच्चा घर मूतनी घर था। और सामने गली में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गली अभी भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या? वो रखी हुई है। So we've heard one part of that story which had so much of passion, grit, hard work, risk-taking capability, innovation, not only in the product but in retail. We talk about point of purchase now today.
he thought of it then, how to set up a retail. There were no retail designers. He was a retail designer himself, deciding what the product, how the product could be displayed, how the customer would be more comfortable, how he could be dealt with better, as well as stocking. And then when everything fell during those riots, yet bouncing back, still committed to business. While building his house, he was more concerned about putting up another factory. That's the man behind Haldiram, and therefore we have Haldirams today. So carrying on with the story, let's look at the transition now. तो बाबूजी, भुजिया तो पहले कागज के न्यूज़पेपर में बांध के बिकता था, ये प्लास्टिक पैकेट कब आया और उस पे वो हल्दीराम का नाम कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ? ये प्लास्टिक पैकेट तो हमने बीकानेर में, मतलब ऐसा समझो 63 में चालू कर दिया। प्लास्टिक पैकेट में? प्लास्टिक पैकेट, पर ये साधारण प्लास्टिक पैकेट जिसमें दिखता था, पॉलिथीन जिसको बोलते हैं, वैसा था? साधारण प्लास्टिक, उस पे नाम नहीं होता था? नाम होता था, नाम छपाते थे। नाम हल्दीराम छपा होता था। ये 63 से शुरू हो गया था ब्रांडिंग। अच्छा, प्लास्टिक पैकेट बनाते थे जी, और वो रखते थे और बेचते भी थे। तो ये, और जब लेमिनेट प्लास्टिक है, तो नागपुर दिल्ली में आने के बाद में, तो क्या है कि 91 में जब फैक्ट्री डाल दिया था, तो कुछ रोटेला कंपनी बनाती थी, कोई प्लास्टिक अच्छी बनाने लगी थी। अच्छा। फिर फ्लेक्स वाले हमसे जुड़े। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसा पैकिंग करो, ऐसे। इससे शेल्फ लाइफ बढ़ गई हमारी। शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ गई। वो उससे शेल्फ लाइफ पहले क्या थी, महीना भर में खराब हो जाती थी, वो अभी साल भर में खराब नहीं होती। अच्छा। उससे साल भर फ्रेश रहता है मुझे। तो अब वर्ल्ड में कहीं भी इसलिए जा सकता है, कहीं भी कहीं जाते हैं, साल भर तक हम लिखते हैं एक्सपायरी डेट साल भर की। अच्छा, खराब नहीं होते माल। ओके। तो हम धीरे शुरुआत में हम जर्मन वहाँ आनंद लगाया था लोगों को, वहाँ से हमको अवार्ड मिला था। अच्छा, जर्मनी में। अच्छा, बार्सिलोना में हमको अवार्ड किया था। अच्छा, फर्स्ट नमकीन का। अच्छा, बेस्ट नमकीन और टेस्ट। ओके, उसका अवार्ड। तो हम हर एग्जीबिशन जाने लगे, पैकिंग मशीनें भी देते थे। फिर पैकिंग मशीनें देखते, पैकिंग मशीन लाना चाहिए। और भी मशीनें जो अंग्रेज लोग इंटरेस्ट करने दिखाने लगे, जैसे हिंटेट में तोड़ो, ये ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी तरह की मशीनें बनाना और हमको बहुत मशीनें दिया। आलू भुजिया की किया और भी किया, भुजिया का डेवलप भी कर दिया। ऐसे वो भी मेहनत करते गए और हम बताते गए। इस तरह से चलते चलते आजकल ये मशीनों का ये जो हिसाब है, ये ज़्यादातर हमारे 3-4 घरों में ही है। अभी तक तो हर जगह नहीं फैला। अच्छा, सिर्फ 3-4 घरों में ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे गुजरात में बालाजी ने फैलाया, वैसे हम वो हमारे को देख के फैलाया, और हम पहले से ही फैले हुए। ठीक है, बस। तो ये जो पहले हाथ से बनती थी सब चीज़, उसको बनाने के लिए मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, ऑटोमेटिक करने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो इसमें कितनी कठिनाई गई है हमारे जो टिपिकल? बहुत कठिनाई गई, बहुत कठिनाई गई है। शुरू से हम क्या है कि सोच रहे थे कि प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, और क्या तो बीकानेर से मेहनत करते आ रहे। बीकानेर से मशीन लगाना, लोग बना देते, उसको मशीन लगाना और लगाना, बहुत कोशिश करते रहे, पर सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ। तो उसमें मतलब क्या है कि हम कोशिश करते करते फिर आदमी जब दिल्ली में हम चालू किए, तब धीरे धीरे हमको जर्मनी जाने के बाद में आइडिया मिलने लगी। अच्छा, फिर उसमें हम बहुत इन्वॉल्व होने लगे। फिर हीटर कंट्रोल में उसका बहुत ध्यान रखकर फिर हमको समझाया, हम उनको भी समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो हर चीज़ का वो मशीन है अभी डेवलप करने लगा। नंबर 1 की हीटर कंट्रोल है, डोमिनेट करती है। तो आज हमारा हाथ का काम कितना रह गया और मशीन का कितना हो गया? हाथ का हमारे घर में हाथ का काम है, मशीन का भी है। मशीन का काम भी काफी हो गया। क्या ये कह सकते हैं कि 80% अब मशीन बना लेती है और 20% आदमी की जरूरत है? नहीं, नहीं। अभी 40% मशीन बनाती है, 60% हाथ का। तो हाथ का क्या काम स्पेसिफिक, हाथ जो मशीन नहीं कर सकती, वो कौन सा काम होता है? वो नहीं, काम तो बराबर ही करते हैं, पर क्या है कि थोड़ा वो टेस्ट जो है वो हाथ में थोड़ा बेहतर आता है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा हम लोग समझते हैं, बाकी
खाने वाले नहीं समझते, खाने वाले को नहीं पता चलेगा, फिर भी हम उसको धीरे धीरे करके हाँ उलट फाइनल कर देंगे। अच्छा अच्छा, और मशीनें सुधार रहे हैं धीरे धीरे कि वही टेस्ट मिल सके अपने को। हाँ। सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट में, हमारे कौन से उत्पादन में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है? जो मशीन नहीं, बीकानेर की भुजिया में दिक्कत आती है। हाँ बाकी में नहीं आती। अच्छा, बाकी बन जाता है सब, बाकी बढ़िया बनता है। अच्छा, तो ये भुजिया जो है जितनी भी चकाचक है और है जितनी भी है, पंजाबी तड़का है, सब मशीनों से बन रहा है और स्वाद बनता है। हाँ। मेरे को एक चीज बताइए, आज भी क्या हमारी भुजिया दूसरों से अलग ही है? कुछ खास? अभी भी अलग है। क्या खास है उसमें? उसमें क्या है कि विशेषता हमारी सिर्फ मसालों की है। अच्छा, वो मसाले हमारे राज्य हमारे पास से है, वो सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट वो आपने डेवलप किया, जो हल्दीराम जी है ना, वो आज भी वही चल रहा है, सेम फॉर्मूला, वही सेम फार्मूला, और आपके दिमाग में बैठा हुआ है, कहीं लिखा नहीं। आगे कोई कितने भी कारीगर बदल लो, पर मसाले की रेसिपी नहीं समझ सकते, और वो आपके पास ही है सिर्फ। इसलिए हल्दीराम का जो है वो अलग ही होगा, हमारे भाइयों के पास भी है। अच्छा अच्छा, ये नहीं है कि कलकत्ते वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि हमारे चाचा जी थे तो था, अभी उनके बच्चों में इतनी नहीं हुनर था कि वो ऐसा भुजिया बना सके। अभी मैंने थोड़ी कलकत्ता पे आई गए तो एक जो हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है कि दिल्ली और नागपुर वाले साथ में मिलके चलते रहे, कलकत्ता में थोड़ी सा प्रॉब्लम रहा। क्या है कि कलकत्ता में क्या है कि हमारे चचेरे भाई है ना, ये ईगो वाले। अच्छा, ईगो ज्यादा समझते हैं। अच्छा अच्छा, और हम ईगो नहीं समझते हैं, हम अपना समझते हैं, प्रेम समझते हैं। तो ईगो समझते हुए भी वो काम करते हैं ना, तो उनका ठीक है बोलचाल कर लेते हैं, तो जितना मजा हमारे चारों भाइयों में है उसमें नहीं आता। ठीक ठीक, तो हम मिलके काम करते हैं, पूछ लेते हैं, बता देते हैं, आज भी प्रेम से एक दूसरे से बिल्कुल कोई से करते हैं। और अब हम 2 साल से वापस दिल्ली और नागपुर मिल गए हो गए। पहले कहते थे एक हो जाते हैं, आज मैं बड़ा समय आने पे करूंगा। अभी मैं खुद चल के भाई को बोला अब समय आ गया है, अपन एक हो जाते हैं। ठीक, तो अभी कलकत्ता वाले भी हल्दीराम ब्रांड यूज करते हैं? नहीं, अभी क्या है कि जो हमारा केस चला था उनके साथ 25 साल तक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि तुम हल्दीराम वो ट्रेडमार्क जो था हमारा वी मार्क का वो यूज कर सकते हो। तो बहुत सौ ने किया नहीं किया, प्रभु जी लगा दिया, औरों ने औरों के लगा दिया, सब गड़बड़ा गया हल्दीराम वहाँ पे। अब आप पर हल्दीराम यूज नहीं कर सकते हो, कलकत्ता वाले हल्दीराम नहीं लिख सकते, ऐसा ब्रांड नहीं लिख सकते, पर हल्दीराम ऐसा सादा लिख सकते हैं, हल्दीराम भुजिया वाला लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं कलकत्ता वाले भी। वो ब्रांड है पहले का। अच्छा अच्छा, अभी जो नया ब्रांड बना है ना, वो नहीं लिख सकते। जो डिजाइन बना है हमारा हल्दीराम वाला ओवल वाला, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमको अगर जैसे एक आम ग्राहक है तो उसको हमारे हल्दीराम का अगर लेना है तो वो ओवल वाला डिजाइन देखना है, दूसरा कोई मार्का होगा तो नहीं। तो अभी वो लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे बाजार में भी बेचते हैं, इधर उधर सब जगह, और हम कलकत्ता भी बेचते हैं। तो हम कलकत्ता नहीं बेचते। आप बेचते नहीं कलकत्ता? क्या हमारे क्या है कि बाबू जी का एम था कि अपने को कलकत्ता में कुछ भी बेचना नहीं। अच्छा, क्या है कि जबकि वो वेस्ट बंगाल में करता है तो अपन कलकत्ता में जाके नहीं बेचेंगे। अच्छा, कुछ भी हो जाओ, अच्छे रह जाएंगे पर कलकत्ता में जाके। ये हमारी तरफ से हमने कर लिया कि आप अपना मार्केट संभालोगे। वो आके अपना दिल्ली में काम किया था, वो क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर भी हमने हमारा अभिप्राय हम वही है कि कलकत्ता में जाके काम नहीं करते। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हल्दीराम के नाम से। और अब एक जो बात आती है कि अपने शिव रतन जी बीकाजी वाले है ना, वो अलग होके उन्होंने बीकाजी क्यों शुरू किया? वो ऐसा किया था कि 91 में हमारे चाचा जी का देहांत हो गया। अच्छा, रामेश्वर जी। अच्छा अच्छा, और चाचा जी ने क्या है कि जब बंटवारा किया था 75 में, तो उन्होंने एक कागज में सफेद कागज में लिखकर ये लिख के दिया था कि वेस्ट बंगाल मेरा है, बाकी इंडिया आपकी है। ठीक है, मेरे बाबूजी को लिख के दिया था। तो उसी पे हम कायम थे। पर हमारे चाचा जी ने क्या खेला कि बच्चों के करने से वो बच्चे बहुत
कहने लगे, भड़काने लगे कि दिल्ली की दुकान ज्यादा चल रही है, हमको दिल्ली में काम करना है, हमको दिल्ली में काम करना है। तो वो चाचा जी ने बोला कि अब यही ठीक है, अपना शुरू से कर रहे हैं, करते रहो ना। नहीं, तो इस तरह से वो भड़काते भड़काते इन्होंने, चाचा जी ने शालीमार में मकान ले लिया था। अच्छा। और दुकान भी ले लिया था। और 89 में। अच्छा। ले लिया और पता नहीं लगा हमको। फिर बाद में जब 91 में जब वो डेथ हो गई, तो फिर बाद में वो जो दुकान लिया था उसमें फिर बाद में उन्होंने चुपके से आके काम करना चालू कर दिया। फिर हम लोगों को पता लगा, तो उनको बुलाए, ये गलत कर रहे हो आप। उसको बीच में क्या किया उन्होंने, एक ब्रांड और बना दिया, मतलब ये एक ब्रांड ट्रेडमार्क बनवा दिया। अच्छा। पहले कलकत्ता का था ही, एक और बनवा दिया। और बना के चुपचाप करना लगे। फिर हमने बुलाया कि भाई ये गलत है, आपके कहे मुताबिक तो आपका कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, तो आप दिल्ली क्यों आ रहे हो? नहीं, हमको हमारी मर्जी आए। ठीक है, आगे तो अब इसमें एक पहचान बताओ, नहीं तो पहचान बिगड़ तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा माल कौन सा, मेरा माल कौन सा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो पहचान आप सुधारो। तो बोले हम कैसे सुधारेंगे, हम तो पहले से दिल्ली में। तो नहीं, हम तो जो करें वही करें। जिद पर अड़ गए। फिर उन्होंने दुकान ओपनिंग करने को सोचा, हमने ये उस पर स्टे लिया, स्टे ऑर्डर, और दुकान बंद हो गई। फिर 5-7 दिन बाद स्टे ऑर्डर टूटा। इसी दरमियान में स्टे ऑर्डर लड़ना तोड़ना चलता रहा। हाई कोर्ट, हमारा निचली कोर्ट से लड़ते हाई कोर्ट में चलते। उसके दरमियान में 93 में मेरा फन्ना बाबू है, वो थोड़ा घबरा गए। मेरे को बोले थे, भाई साहब ये जो केस चल रहा है, ये कभी इस पार, कभी इस पार, कभी वो लाता है, कभी आप लाते हो, तो कैसा करेंगे? ऐसे में घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो होगा, वो तीनों साथ में मिलकर करेंगे। तब तक फन्ना जी भी आपके साथ थे? फन्ना जी भी आपके साथ थे? फन्ना जी साथ में थे, क्योंकि बीकानेर में, दिल्ली की बीकानेर में हल्दीराम था। हल्दीराम वहीं से चालू हुआ था। मैं जो भी होगा अपन चारों भाई साथ में काम करेंगे ना। मैं नाम बदलूंगा तो आप बदल लेना, जो नाम होगा वही करेंगे एक साथ। कि नहीं भाई साहब, मेरे को डर लगता है, मैं मेरा नाम बदलना चाहता हूँ। भैया मैं नाम बदलना चाहता हूँ। क्या? और इसी ढंग से वो अपना नाम बोला, मैं बीकाजी लगाता हूँ। मैं कहा मत लगाओ बीकाजी, यही चलने दो। कि नहीं मैं लगाऊंगा। तेरी इच्छा, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक, मैं जिद भी नहीं करता। अरे इस तरह से उन्होंने अपना नाम बीकाजी लगा दिया। फिर केस जीत गए। अब बोले कि मेरे को हल्दीराम भी बेचना है। मैं ये गलत है, आप गलत व्यापार मत करो। अब एक ही नाम पे चलो। अब तुम 2 घोड़े पे मत चढ़ के कि हल्दीराम भी करूँ, ये भी करूँ, तो तेरा बिजनेस भी बढ़ेगा नहीं, तेरा काम भी नहीं बढ़ेगा, और भी नहीं होगा। ये मैंने समझाता हूँ। क्या दोनों बात है, तेरा काम बढ़ेगा। तो बोले मैं क्या करूँ? मैं कि तुम एक बीकाजी पे चढ़ना है तो बीकाजी पे आ जा, तो बीकाजी को बंद कर, हल्दीराम पे आ जा। कि बीकाजी बंद नहीं कर सकता, तो मैं कि हल्दीराम को रुक जा, हल्दीराम को अलग कर दे। क्या? तो फिर मेरे को बोला कि मेरे को हल्दीराम से अलग करे हो क्या? मैं गलत, ये सोचना गलत है। हम अलग नहीं कर रहे, नाम को चेंज कर रहे हैं कि तो बीकाजी पे आया, मतलब बेच, बीकाजी का नाम बढ़ा। अब हल्दीराम तो हमारे दिल में तो है ही, हल्दीराम का पोता है तो हम भी तो वैसे ही है ना। तो हमारे भाइयों में कोई फर्क नहीं आएगा, दिल में कोई फर्क नहीं आएगा, ये सोचना मत कभी। तो बोले ठीक है। तो उन बीकाजी का फिर बाद में शेयर भी लाए, आईपीओ काम को बढ़ाए, आईपीओ लाए, काम को खूब बढ़ाया, अच्छा किया। मैं तो देखो अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो वो फैमिली से अभी कोई हमारी दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और रिलेशन अच्छे हैं हमारे,
और अलग अलग काम हो रहा है। रिलेशन हमारा वैसा का वैसा वैसा है, कलकत्ता के समान नहीं हुआ। हाँ, कलकत्ता का समान नहीं है। रिलेशन में कोई फर्क नहीं डाला। हाँ हाँ, आना जाना बैठना उठना, ठीक ठीक। और जितनी भी जमीनें भी थी, हाँ, तो हमने कोई हमारा हक नहीं लगाया। ठीक ठीक। मेरे नाम से थी, हाँ, मैंने हक नहीं लगाया। ठीक। नहीं, तेरे वहाँ बीकानेर में तेरे पास ही रहेगी, ठीक बात। नाम है तो क्या वहाँ लिख दूंगा, साइन कर दूंगा। ठीक है। मैं रहा, हाँ। हम तो जाएंगे, हाँ। तेरे भाई के घर में ही जाएंगे। हाँ। हम अपना घर नहीं बनाए, अपना घर नहीं बनाए। 2013-14 और 2017 में कुछ खास चीजें हुई। पहली बार हल्दीराम की सेल मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज दोनों को मिला के जितनी थी उससे ऊपर बढ़ गई 13-14 में। हाँ। और 2017 में आपकी पेप्सिको से भी ज्यादा सेल हो गई। हाँ। आपके अंदर इसकी कोई बात की, परिवार में इसकी बातचीत कभी हुई, क्या सेलिब्रेशन हुआ या कुछ ऐसा पता चला आपको? हाँ, ऐसा बात पता चला। हाँ हाँ, क्या है कि उसी बहुत सी कंपनियां हमारे इंटरेस्ट लेने लग गई। जब हमारा मार्केट बढ़ रहा था, तो बहुत सी कंपनियां इंटरेस्ट लेने लगे। पेप्सी भी आई थी, और भी आया था। केलॉग्स ने भी आपको अप्रोच किया था। सब आपने अपनी वैल्यू लगाया था। हम सोचते रहे ठीक है, और देखेंगे और मार्केट को बढ़ा रहे हैं। फिर हमने बाद में एक अच्छी वैल्यू आई, बीटा अच्छा मिला। वो सिंगापुर की जो टेमेस्कर तमाशे से किया। वो भी तो हमने ज्यादा नहीं किया था, वो भी सिर्फ 10% किया। मुझे ये पूछना है कि इतने सारे लोग आपसे वैल्यूएशन लगा के बात करने आए। 2014 से ये सिलसिला करीब करीब चल रहा था, 15 से, ठीक है, पर आपने किसी से भी बातचीत आगे नहीं किया? आपका कॉन्फिडेंस रहा? किया था बातचीत की, पर ये कॉन्फिडेंस था कि हम अपना बिजनेस अपना पेप्सी से किया था। हाँ हाँ, पेप्सी को बोला था हमने कि तुम हमारा पूरा ब्रांड लेना चाहता है। हाँ, तो शायद हमने बोला था 2 लाख करोड़ या ऐसे ही बोला था। अच्छा। हाँ हाँ, बोला इतना नहीं दे। हाँ, फिर हमने बोला खुशी तुम्हारी है, हमारी नहीं। अच्छा, इन्हें कीमत हमारी थी कि 2 लाख करोड़ की बात। ओके, नहीं देगा तो नहीं देगा। उन्होंने क्या ऑफर किया था हमें? उन्होंने तो 1 लाख करोड़ बोला था। 1 लाख करोड़? 2 करोड़ तो लाख से कम, पूरी कंपनी खरीदने की? वो पूरी कंपनी दे देंगे। अच्छा, 5 साल तक हम इस नाम से करेंगे। ठीक है, और इस नाम से पहले बाद में भी नहीं करेंगे, अब तो उसका काम नया काम। ठीक है, तो मंजूर है तो बोला। हाँ, तो नहीं बोला तो नहीं, छोड़ दिया। फिर और भी दूसरी कंपनियां भी आई थी, एक वो भी आई थी, काफी साल तक उससे चलती रही। एक अमेरिका में है ना, वो बड़ा केलॉग्स, हाँ हाँ, वो भी आया था। हाँ हाँ हाँ, उसकी वैल्यू कम थी। हाँ, उसको भी छोड़ दिया था। ठीक है, ऐसे और भी ब्लैक स्टोन भी आया था, और भी होता है। हाँ, सब भी आया था, सब एबिटा कम दिया था। ब्लैक स्टोन के कुछ करोड़ का तमाशे अलग आया। हाँ, कि मैं अलग करना चाहता हूँ आप। हाँ, हाँ, ये इतना बेचा दूंगा। हाँ, फिर उससे हमने बात कर लिया 10% से। उन्होंने 10% लिया? 10% शेयर लिया मैंने। हाँ, वो तो बोला मेरा ज्यादा लूँ। हाँ, लेकिन 10 ही लेंगे। अच्छा, और फिर हमने एक जो दुबई वाली कंपनी थी। हाँ हाँ हाँ, अभी हुआ जो। हाँ, उसके साथ में हुआ। हाँ हाँ, वो बोले कि मैं भी अभी पहले तैयार नहीं था, बाद में बोला मैं भी दूंगा। हाँ हाँ, तो 5% उससे लिया था। बोले तो उनको बोला था पहले देने के लिए, तो बोला नहीं, मैंने अभी इंटरेस्ट दूँ। ऐसा करके 15% लिया था, और 1% कुछ दोस्ती वाले है। हाँ हाँ, आगे आने वाले भविष्य को आप कैसे देखते हैं? एक तो हमारा आईपीओ की तैयारी चल रही है, तो कब तक आईपीओ प्लान कर रहे हैं? अभी आईपीओ का हम चालू कर दें, कल बुला लिया है, एडवोकेट को बुला लिया है। हाँ हाँ, अभी आईपीओ का काम चालू करेंगे। अभी क्या आईपीओ का काम ऐसा है कि शेयर का मार्केट अप डाउन बहुत होता है। हाँ हाँ, क्योंकि जो वार चल रहा है और चल रहा है, और ईरान और अमेरिका का झगड़ा, इसमें क्या है कि शेयर मार्केट अप डाउन बहुत हो रहा है। तो हमने ये सोचा कि अभी जब तक आईपीओ लाएंगे, जब तक या तो शेयर मार्केट ठीक हो जाएगा, जब तक 1 साल तो लगता ही है। 1 साल की जगह 1.5 साल लगा देंगे, जब तक मार्केट की वैल्यू समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं, तो उस टाइम ले आएंगे।
चालू कर देंगे, काम चालू हो जाएगा और साल 1.5 साल में हम आईपीओ की प्लानिंग करेंगे, ऐसा अभी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब मार्केट में, एक अंदाजन पूछ रहा हूं मैं, कोई बता नहीं सकता, अंदाजा ही हम बात कर रहे हैं, अंदाजन बात कर रहे हैं कि जब हमारी लिस्टिंग होगी कभी, तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी जानी चाहिए? वैल्यूएशन तो मैं तो सोच रखा है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। अच्छा, ऐसा के मतलब लाएंगे। फिर बाद में जो एडवोकेट सलाह देंगे वो देंगे, मार्केट देख के क्या कहेंगे, डेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आज हल्दीराम कितनी कंट्रीज में अवेलेबल है, कितने देशों में है? हमारे मतलब देखो, वैसे तो हम एक देश गिनती करें तो मतलब 140 के करीबन हो गया, क्योंकि दिल्ली वाले भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो टोटल मिला के 140 कंट्री में। 140 कंट्री में। आपने जब वर्ल्ड को डिवाइड किया था तो कैसे डिसाइड किया था कि कौन सी कंट्री में आप जाएंगे, कौन सी कंट्री में दिल्ली वाले जाएंगे? हमने कोई सोच के डिसाइड नहीं किया। जैसे मनोहर बाबू ने लंदन में काम किया था, तो मैंने बच्चों को बोला लंदन में वो काम कर रहे हैं तो अपने को लंदन में काम करना। ठीक। फिर हम कनाडा में काम किए थे। फिर वो कनाडा में नहीं गए। फिर उन्होंने अमेरिका में काम किया था, तो वो अमेरिका में नहीं गए। अच्छा। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया काम किया था, ऑस्ट्रेलिया में काम किया था। फिर हम सिंगापुर में काम किया, मलेशिया में काम किया था, और वो फिर यूरोप में काम किया था, और यूरोप में हम नहीं गए थे। दुबई में काम किया था, दुबई हम नहीं गए थे। इसी ढंग से अपना आप ही जो पहले जहाँ पहुँच गया वो उसका हो गया। मैं मन से कर लेते थे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम पहले से बोल दिया, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक। डिस्टर्ब करने से क्या झगड़ा होता है। मैं झगड़े वाला काम नहीं, कोई पैसे की वैल्यू नहीं है जितनी प्रेम की वैल्यू है। मेरा हमेशा यही सबको बोलता था, प्रेम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसा आता है जाता है, प्रेम है तुम्हारा, तुम करो तो तुम्हें नफा ज्यादा मिले तो हमको नुकसान नहीं है, मेरे को मिले तो आपको नुकसान नहीं होगा। हम ये सोच के हमारे चारों भाइयों में अभी वही है, नफा नुकसान नहीं देखते हैं, प्रेम देखते हैं। और खर्च करने में घबराते नहीं है, और करने में। वो तो मैंने अभी और उसकी बात। तो मुझे एक चीज बताइए, आज हमारी टोटल सेल कितनी है मोटा मोटा? हमारी दोनों मिला के नागपुर और दिल्ली अलग अलग किया तो कितना होगा? 11-12 हजार करोड़ की हो गई टोटल मिला के। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो फाइनल शेयर बना है उसमें उनका 52% या 54% है और हमारा 46% है। ऐसा ही है? वैसे किया था मैंने। क्या है कि उनकी शेयर वैल्यू ज्यादा थी। तो बच्चों ने बोला था कि कैसा क्या करना है। तो मैंने मनोहर को सौंप दिया। मनोहर बोला नहीं आप बड़े बैठे हो। तो मैंने नहीं बोला। अब एक गद्दी ऊपर छोड़ के जाता है। अब मेरा जो डिसीजन गद्दी वो तेरे को संभाला। अच्छा, अब तू अपने भतीजों का ध्यान कर। अच्छा। मैं रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड तो आप कहाँ हुए? अभी उस पर आ ही रहा हूँ मैं। मतलब इस चीज से रिटायर्ड हो गया। अब बच्चों को तेरे अंडर में। मतलब सब बच्चों को, पूरे भतीजों को आपको संभाल के चलना है। आपको संभाल। अच्छा। मैं नहीं संभालता। अच्छा। मैंने तो जो वो बोलते हैं वो लागू है, जो बोलेगा वो लागू करेंगे। तो नहीं तो बोले आपको तो कर सस्पेंस में डाल दिया। नहीं, डिसीजन एक ही है, परंपरा यही है, जो तुम देगा ले लेगा, कोई मना नहीं करेगा। जितना भी देगा किसी के चेहरे में नहीं आने का। तो खुद पे खुद अपना इच्छा से उसने 1% से 1.5% शेयर बढ़ा दिया। ठीक है, मैं जैसा करूँ मेरे को तुझे कैसा है मैं नहीं बोलता। ये जाने तुम जानो। इतना बड़ा कुनबा है, इतने सारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे आ गए हैं, तो है ना, 3rd-4th जनरेशन आ गई है। तो हमारा सब कहीं कंफ्यूजन हुआ? डिसिप्लिन, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, डिसिप्लिन। कोई किसी को मान सम्मान सबका देते हैं। कोई किसी को बोलते नहीं, प्रेम सबसे। हमारा डिसिप्लिन बना हुआ है। ठीक। पैसों के लिए नहीं बना हुआ, प्रेम का प्रेम बना हुआ है। बहु में क्या और क्या सब मान सम्मान सब मिलता है। ठीक। एक चीज मुझे बताइए कि आज जो हमारा 11-12 हजार करोड़ का सेल है, इसमें भुजिया कितना है और बाकी आइटम कितने हैं सेल में? भुजिया से मतलब ऐसा समझ 60% भुजिया। 60% भुजिया अकेला एक प्रोडक्ट। और बाकी सब मिला के जो उसमें आ जाते हैं। सब सेकंड ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? सेकंड? दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर का तो अभी
इतना नहीं आया। अच्छा, ध्यान नहीं है सर, इतना नहीं आया है नहीं। अच्छा, कोई आसपास भी नहीं है? हाँ। आसपास भी नहीं है। अभी जो नए बच्चों ने ये शुरू किया है कि हर एयरपोर्ट पे आपके रेस्टोरेंट हैं, जो पहले हम सिर्फ नागपुर वालों को मिले थे। रेस्टोरेंट चालू कर दिया था मैंने, उसके चालू कर दिया था, तो रेस्टोरेंट चालू कर दिया था, उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर आगे जितना हम बाहर जाते थे भोजन भी बढ़ाया और बढ़ाया, सब कर दिया। और हमारा खाना टिकता भी है और देते टेस्ट भी हो गया, और रेस्टोरेंट भी खोल दिए काफी। ऐसा करके हम आपका पहला रेस्टोरेंट पोस्ट ऑफिस पे ही खोला था ना अपने यहाँ, इधर शहीद चौक पे? शहीद चौक में मतलब रेस्टोरेंट खोला, शहीद चौक। उसका नाम अलग था? उसका नाम नहीं, नाम वही था, हल्दीराम। हल्दीराम ही नाम था? ओके। और नाम तो बाद में उन्होंने जो सिस्टर को दे दिया था, ढोला मारू, तो ढोला मारू किया था उन्होंने, राइट? क्योंकि उनका भी कुछ काम किया था मैंने उस समय, तो मुझे याद है। उसके बाद दूसरी दुकान मेरे ख्याल से बर्डी में ली थी ना? हाँ, दूसरी दुकान हमने किया था, तीसरी दुकान हो गई धर्मपेट में। अच्छा, धर्मपेट दूसरी दुकान हो गई, पहले वो शहीद चौक दे दिया उनको। हाँ, धर्मपेट बर्डी से पहले आया, बर्डी से पहले, और वो प्रॉपर पूरा रेस्टोरेंट था, पूरा रेस्टोरेंट। और उसके बाद फिर अपन ने सदर में ली, बर्डी और बर्डी सदर, फिर बर्डी से सदर में। हाँ, सदर का क्योंकि मुझे याद है मैंने वो हॉट शॉप नाम से काम किया था। हॉट शॉप से नीचे काम किया था। पहले दुकान खोला था, बाद में हॉट शॉप किया था, फिर प्लैनेट फूड हुआ। आज कितने आउटलेट है हमारे टोटल? आउटलेट तो बहुत है, अब गिनती करना ही पड़ेगा। मुश्किल है, गिनती करना मुश्किल है। नागपुर में शायद मेरे सामने 27-28 तो नागपुर में, 27-28 नागपुर में। और जो ये हमारे अब, क्योंकि पहले नागपुर वाले ही तकदीर वाले थे जिनको हल्दीराम का पूरा खाना मिलता था, ठीक है, जितने स्नैक्स हैं, फूड है। बाहर तो कहीं दिल्ली वालों ने काफी लेट शुरू किया ये चीज। तो मुझे बताइए कि आज जो एयरपोर्ट्स पे और बाकी जगह हमारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, वो उनको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। कहीं कहीं तो गड़बड़ होता भी है, तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो आप कंट्रोल करो, कंट्रोल करके करो, कैसा है कैसा नहीं है, क्या कमी आ रही है उसको ठीक करो। हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, कमी क्या आ रही है, नहीं तो मैं चलो मेरे साथ चलो, मैं कमी बता सब ठीक करवा देता हूँ, ऐसा समझाता हूँ मैं। जहाँ कमी दिखे वहाँ ठीक करो, और मतलब शैल आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जितने आपके 3 बच्चे हैं, है ना, राजेंद्र भैया, सुशील एंड कमल, सबसे ज्यादा आपके गुण किसमें आए? देखो, गुण तीनों में बराबर के हैं। पर सबसे ज्यादा बढ़िया मतलब बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री खोलना और खोलना, ये सुशील कर रहे हैं। ठीक क्या? और दूसरे नंबर अभी कमल जो है, ये थोड़ा अच्छे मार्केटिंग और हैंडल करते हैं। और उसके बाद की जनरेशन में उसका बाकी जनरेशन भी मतलब दुकानें, जैसे मतलब नीरज और है, ये दुकानें अभी दुकानें काफी खोला है, बॉम्बे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। और इसने भी मतलब इधर साइड में, कमल का लड़का भी इधर में खोला है, भंडारा है, ये सुना उसने। अच्छा, तो इतने सारे फैमिली के लोग काम कर रहे हैं, बहुएं भी काम कर रही हैं साथ में, है ना, श्रुति जी हैं, मैं जानता हूँ। तो आप लोगों ने काम का डिवीजन कैसे किया, कैसे काम का बंटवारा किया कि एक दूसरे से टकराव भी नहीं होगा, अपना अपना काम सब देख सकेंगे? तो ऊपर से बताइए राजू बाबू से। अपना आप ही होता था। अच्छा, तो बोलने से नहीं किया। अच्छा, ये बोले मैं ये रायपुर है, ये कमल के लड़के ने संभाल लिया। अच्छा, और वो एरिया साउथ वाला उनके लड़के ने संभाल लिया। अपना आप ही कर रहे हैं, और कोई सबके बीच में कोई गड़बड़ आता है तो मैं बीच में बैठा हूँ। अच्छा, सुन तुम मेरे को बता दो सबका, अच्छा ही कर दूंगा सबका। ठीक है। तो मुझे मतलब इंटरेस्ट इस बात से आता है कि अल्टीमेटली जो एक बिजनेस चलता है, तो आगे का विजन देखते हैं। तो आपने एक सपना देखा, आपने पूरी जिंदगी लगा दी, ठीक है, वो कहानी आपने बताई नहीं कि आप कैसे बाहर सोते थे ताकि किराया ना लगे, वो पैसा भी वापस बिजनेस में, उसकी बात बताइए एक बार। जो एक बार आपने मुझे बताया था कि बाथरूम के बाहर ही कहीं आप सो जाते थे, वहीं नहा लेते थे बाहर। हाँ, दुकान के बाहर सोते थे, और पब्लिक टॉयलेट में। क्या है कि जब नागपुर आया था, उस टाइम मकान तो था नहीं, सिर्फ दुकान थी हमारे। अब मकान था नहीं, और पैसे थे नहीं हमारे पास, क्योंकि पैसे हमारे दादाजी ने पैसे दिए नहीं। 5,000 रुपये दिए थे, वो भी बोले सामान और ला के खर्चा कर दो, और कुछ पैसे उसे दिए नहीं, वो भी वापस लौटाना था हमको पैसे। बोले मतलब तुमको उधार दे रहा हूँ, वापस दे देना घर में। तो फिर बाद में जब आया था, तो कुछ थे नहीं,
तो दुकान में क्या है कि एक जो भुजिया बनाने वाला था ना, हाँ। वो खाना बना देता था। हाँ। उसको बोल दिया खाना बना देते, 4 किलो हाँ। बना देता था। हाँ। जानता था, कलकत्ता में मेरे साथ काम किया हुआ है। अच्छा। भुजिया बनाता था। हाँ। तो फिर बाद में हम यहाँ बाजू में ही कारपोरेशन का लैट्रिन था, हाँ। हाँ। वहाँ चढ़ जाते थे हाँ। सुबह, हाँ। और दुकान में नहा लेते थे किनारे पे, हाँ। कपड़े बदल लेते थे। हाँ। सामने हमारा धोबी था, हाँ। वो दे देते, हाँ। धुलाई करके दे देते। इसी ढंग से हमने काफी महीने हाँ। इसी ढंग बिना से घर के काम चला, ऐसे काम में बाहर दुकान के बाहर ही सो जाते थे और पब्लिक टॉयलेट यूज कर लेते थे। टेबल बना लिया था इतना हाँ। बड़ा, हाँ। हाँ। तख्ता, हाँ, तख्ता। पे दुकान लगाते थे। हाँ। और शाम को दुकान वापस उठाने के बाद में हाँ। वहीं पर दरी और बिस्तर लगा लेते और सो जाते थे, जैसे रेलवे पटरी पे सोते हैं। अरे वाह, कितने महीनों ये सिलसिला चला? हाँ, कितने महीनों ये सिलसिला चला? हाँ, ऐसे 8 महीना निकाला। 8 महीना ऐसा निकाला, और फिर घर किराए पे लिया। फिर सामने एक मकान खाली कर दिया था, हाँ। उसमें रहने। तो ताकि वो पैसा जो कमा रहे थे वापस धंधे में लगाया जा सके, इसलिए, है ना? हाँ, खर्चा नहीं किया। खर्चा नहीं किया उस समय। जो शौक था हमारा, हाँ। सब शौक कलकत्ता में छोड़ के आ गया मैं। यहाँ स्क्रैच से शुरुआत पूरी फिर से की। तो आज आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई 86। 86। वो 86 कैसे है, ये पहले मेरी पत्रिका बनी हुई नहीं थी। हाँ। तो नागपुर में आने के बाद हाँ। मन में आया कि पत्रिका बना दो। तो मैं बीकानेर गया था, महाराज एक ढूंढते एक महाराज मिला था। हाँ। हाँ, बोला महाराज आप एक पत्रिका बना दोगे क्या? हाँ। तो बोले बना दो। तो बोला जन्म मरम मेरे को कुछ मालूम नहीं। हाँ। ना मेरी माँ को मालूम है, ना वो। हाँ। तो बोले कैसा क्या करूँ? तो देखो आप कैसा बनाना। हाँ। तो कुछ तो आइडिया दो। कि मेरी माँ बोलती है पो सुधी, मतलब पो उत्तरती। हाँ। पो सुधी बोलते हैं ना। हाँ। 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 हाँ? हाँ। हाँ। उसमें दसम को पैदा हुआ। हाँ। 10वीं। 10वीं को। हाँ। हाँ। हाँ, दोपहर में 1:30-2 बजे। हाँ। कितना मालूम है? हाँ। और कितने साल में हुआ पता नहीं, देख। मतलब इतना है। बोले हाथ पेंट करवा लिया। हाँ। तो बोले मैं 4 दिन के बाद आओ। हाँ। देख के। हाँ। 4 दिन के बाद गया तो वो हिस्ट्री बताया मेरे को। हाँ। कि तुम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा किया तुमने, ऐसा किया। मैं कुछ तो मैं क्या मिल रहा है इसमें। हाँ। 50-60% तो मिल रहा है। तो बोले यही है। मैं क्या चलो यही बना। तो उसमें आया था 49। अच्छा, 49 की बर्थ है। हाँ, 41। अच्छा, 1941। ओके। और तारीख वही आई थी, मैं तारीख वही आई थी 1/1। अच्छा, मतलब 41। अच्छा। और तो मिट्टी भी वही आई थी। एक दफे हमारे 6-7 साल पहले एक मेरा एक दोस्त का लड़का था। हाँ। वो अपने पिताजी की पत्रिका देखने गया था। हाँ। उसका महाराज और मेरा महाराज एक था। हाँ। वो महाराज तो डेथ हो गई थी। हाँ। उसका ग्रैंड लड़का था। हाँ। जी, पोता। हाँ, पोता था। हाँ। उसको बोले मेरे पत्रिका देख। तो बोले मेरे को पता नहीं। फिर खुद ही वो ढूंढने लगा। हाँ। किताबें ढूंढते मेरी पत्रिका हाथ में आ गई। हाँ। अच्छा। बच्चा लिखा था शिव कृष्ण। हाँ। वो उठाया उसने किताब। हाँ। उसमें लिखा था शिव कृष्ण बेटा मूलचंद पोता हल्दीराम, ऐसा लिखा था। हाँ। और 1995। हाँ। और वही मतलब सन 1939। 39? हाँ, 49। 39। ओके, सॉरी। हाँ, 39। हाँ, तारीख वही। तारीख आ गई 1 जनवरी। 1/1 39। 2 साल का फर्क आ गया। हाँ। और वही पत्रिका सेम, वही तारीख, वही टाइम, सब मिल गए। अच्छा। उतने ही टाइम, उतने सब मिल गए। मैं क्या अब ये सही तो पत्रिका ही है। हाँ। 39 बोले तो बच्चे लोग बोले कि आपकी उम्र बढ़ा क्यों रहे हो, कम करो। 41 ही रहने दो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये उम्र में 86 साल की उम्र बता रहे हैं। 86 साल की उम्र। 86 साल 41 से। हाँ। और नहीं तो फिर 88।
तो आज आपकी लाइफ कैसी, स्टाइल काम करने का सुबह से लेकर दिन भर कैसे काटते हैं, जरा ब्रीफ में बताइए। मैं आपको बताया ना, सुबह 5:30 बजे उठने का है सब। तो क्या है कि जो भी है 6-10 को योगा वाला आ जाता है, योगा करता हूँ पौन घंटा, योग करने के बाद में मालिश वाला आ जाता है, मालिश करता हूँ जब तक 8 बज जाती है। फिर चाय ले आता है, चाय पीता हूँ, चाय के साथ में ड्राई फ्रूट आ जाता है, ड्राई फ्रूट खाता हूँ, जिसमें भी पनीर आ जाता है, पनीर खाता हूँ। फिर जैसे कोई मेरा पैर थोड़ा ठीक है, उसको इलाज करने के लिए एक आधा पौन घंटा लगा देती है। फिर नहाने जाता हूँ, फिर नहा के खाना खा ले, पूजा किया और खाना खा लेता हूँ। 11-11:15 बज जाता है। फिर मिठाई का पुराना कारखाना जाता हूँ, फिर नया फैक्ट्री जाता हूँ। ऐसा करके 1:30-2 बज जाते हैं। 1:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं। ओके। फिर बाद में दूसरा काम करना चालू कर देता हूँ। ऐसा करते करते फिर और भी देख लेता हूँ, सब मार्केटिंग भी समझ लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ। आप स्पेसिफिकली क्या देखते हैं, मतलब पूरे इतना बड़ा? मैं सब मार्केटिंग वगैरह पूरा देखता हूँ। पूरा देखते हैं आज भी? पूरा देखता हूँ मैं, कहाँ कितने कंटेनर लगे हैं, कितना नहीं लगा, क्यों नहीं गया, क्या कहाँ से नहीं गया, क्या आज भी आपको पता होता है सब? हाँ, सब पूरा डिटेल पता। मेरे को कोई कम बेसी काम करता है समझ से बाहर रहता है। अच्छा। और शाम को घर कितने बजे पहुँचते हैं आप? 7:30 बजे। 7:30 बजे घर बस 7:15 में निकलता हूँ। 15-20 मिनट मंदिर में लगा देता हूँ। हनुमान मंदिर पास में ही है। फिर घर जाता हूँ। तो आज भी करीब 9 घंटे आप काम करते हैं? मैं 8:30-9 बजे। हाँ, ऐसा 9 घंटे है, वैसा समझो तो हो जाता है मेरा 16 घंटे 17 घंटे। 5:30 बजे से लेके। और कभी थकान नहीं लगती? थकान का नाम ही सोचता नहीं। मेरे को मैं पहले आपके पास आया करता था, जब काम करता था मैं, है ना, अलग अलग प्रकार के आपके लिए। तो आपके बाहर थोड़ी देर में ट्रे आता था, आप उसमें से टेस्ट करते थे। और उसको आज भी टेस्ट करते हैं आप? टेस्ट करता हूँ हर चीज। जैसे उस समय आप इमीडिएट बता देते कि ये इसमें ये कम है, ये करो, इसको ये करो। मैं देखता रहता था बैठ के। अभी वैसे ही करते हैं। भरा देता ना, टेबल भरी हुई थी। हाँ, वो तो हमने शूट करने के लिए खाली करवाई है। और कल और बर्फी आई थी और आई थी, फिर वही है, बर्फी भी आ जाती है और भी आ जाता है, हर चीज आ जाती है। देख के बताता हूँ। आज से 10 साल बाद आप हल्दीराम को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? मैं हल्दीराम को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा समझो तो मतलब ऐसा यदि सोचो, वही मेरी इच्छा है कि एक बहुत बड़ा जबरदस्त ब्रांड हो जाए। यदि अच्छे ढंग से शेयर चली जाए और मार्केट आए, तो 2 लाख करोड़ की अंदाज मैं वैल्यू आ जाए तो मेरा। वो तो मुझे लगता है वो तो लिस्ट होने के 1-2 साल में आ जाएगी। तो और है, बच्चे की कितनी मेरी जिंदगी। इसी बात पे आज का हम ये जो चर्चा है, बहुत ज्यादा मजा आया। जो यंग लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको इसमें क्या क्या प्रेरणा मिली। देखिए, एक इंसान जहां उसके पास घर तक नहीं था, बाहर सोना, कॉर्पोरेशन की टॉयलेट्स में काम चलाना, 8 महीने वैसे रख के वापस पैसा री इन्वेस्ट करना अपने धंधे में, वहां से उसको बड़ा करना और आज 1 लाख करोड़ प्लस का एम्पायर बनाना सिर्फ अपनी कर्मठता के कारण, और उसके बावजूद जमीन से जुड़े रहना। क्योंकि मैं इनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कभी हवा में नहीं उड़ना, बड़ा नहीं होने देना, आज भी बच्चों का ख्याल रखना, छोटा भाई उनके साथ सद्व्यवहार रखना, इतने बड़े कुनबे को साथ लेके चलना, कितनी सारी चीजें हमारे पास सीखने के लिए कि आदमी अगर शिद्दत से काम करे और हमेशा नई चीज सोचता रहे। बहुत सारी चीजें 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें ला नहीं सकते थे कि एक एक चीज इनोवेट करके जो बनाई है, एक एक मिठाई हम जानते हैं, एक एक प्रोडक्ट जो इनोवेशन हुआ है, इनका हाथ आज भी उसमें है। और मुझे नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद कोई भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लेवल पे जाके समझ सकता है और वो नई चीज इतना इनोवेशन कर सकता है जो इन्होंने किया है। तो बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए और इस एपिसोड से सीखने के लिए। आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, इस बात को कमेंट में बताइए। मजा आ गया आपके साथ। अब ये चीज जो है ना, मैं जो मेरा बहुत समाने में से था कि आपकी पूरी जिंदगी एक जगह हमेशा रहेगी, हमेशा के मेरी इच्छा है कि मेरी एक फिल्म बन जाए ना। हाँ, बहुत चलेगी। मैं बनाऊंगा, चलो डन है बिल्कुल, क्यों नहीं, विल डू दैट।